श्री भगवान। मैं भी भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरी ओर से करुणा स्रोत वहे। दुर्जन दुर्ग कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। इसी मंगल भावना के साथ आज के सत्र को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानित प्रशिक्षिका मीनाक्षी मैम के लिए आमंत्रित करूंगा कि आज के सत्र कक्षा प्रबंधन फर्स्ट को आप गति प्रदान करें। सम्मान। धन्यवाद नीरज जी। नमस्कार, जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप सब? सभी चैट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। रिप्लाई जरूर दें आप चैट बॉक्स में, या अनम्यूट करके भी दे सकते हो। कैसे हैं? मजे में हैं सब? बढ़िया, वेरी गुड। जी रक्षा जी ठीक है। नमस्ते खुशबू जी। जी सानू जी। जी रक्षा जी, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। थोड़ी सी आवाज आपको सुनाई दे रही है, बस वही तकलीफ है, बाकी बिल्कुल बढ़िया हूँ मैं। मैं एक क्वेश्चन सबसे पूछना चाहूंगी, आप थोड़ा फटाफट जवाब दीजिएगा। पिछली जितनी ट्रेनिंग ली आपने, हमने पहले पढ़ने लिखने की और याद रखने के टॉपिक हो गए हमारे। इसका मैं देख रही हूँ आप लोग ग्रुप में भी डालते हैं, आप अलग अलग टेक्निक यूज कर रहे हैं। आपको उन टेक्निक से कोई मतलब बदलाव दिखाई दे रहा है? आपको वो यूजफुल लग रही है क्लास में प्रैक्टिकली? आपको कोई उसका मतलब मेहनत जो की आपने, यदि कोई टेक्निक बदली तो उसका कुछ रिजल्ट दिखाई दे रहा है? शिवानी जी बता सकती हैं कौन सी टेक्निक यूज की और क्या रिजल्ट मिला? सानू जी प्लीज अनम्यूट करिए और बताइए प्लीज। मैम फर्स्ट क्लास के बच्चों को जो बड़े वर्ड होते थे उनको तोड़ तोड़ के पढ़ना सिखाया तो वो पढ़ना सीख गए हैं। मतलब बहुत वेरी सारे गुड। बच्चे ऐसे हैं जो अब पढ़ लेते हैं, उनकी बढ़िया। हेल्प नहीं करनी पड़ती है तभी वो पढ़ लेते हैं। अरे वाह, वेरी गुड। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये किया है। बहुत बढ़िया। धन्यवाद शिवानी जी। और कौन बताएगा? बहुत सारे लोगों ने यस लिखा। प्लीज अनम्यूट करिए और बोलिए। एक शायद सोनू जी थे, एक और। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम जो आपकी सारी विधियां हैं उनमें से बहुत सारी की हुई हैं और बच्चों पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव हुई हैं। जैसे चंकिंग है वो तो पहले से भी करते आ रहे हैं और अभी फिर से स्टार्ट कर दिए। उसमें बच्चों ने पढ़ना सीखा है। राइटिंग वाला भी किया है, 1 फिंगर डिस्टेंस, उसमें बच्चों का सुधार हुआ है। और जो स्मृति गेम था, मेमोरी गेम है, वो मैं स्मृति महल है, उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने जैसे मंथ नेम, वीक नेम और भी सारी जितनी स्पेलिंग्स थी वो ट्रिक से याद कराई, तो उन्होंने याद भी की हैं और उनको समझ में भी आया है कि किस तरीके से हम याद कर सकते हैं। कलर गेम भी खिलाया उनको, तो समझ में आया कि बच्चे कितना याद कर पा रहे हैं। तो बच्चे खुद से भी ये करने लगे और जितनी सारी एक्सरसाइज आपने बताई हुई थी वो बच्चे प्रयोग भी करने लगे और टीचर्स ने भी बहुत सारी कराई हुई है। उसमें मतलब प्रॉफिट मिला है हम लोगों को बहुत सारा। चलो बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। और कोई अपना अनुभव बताना चाहेगा? मैम जी। बस एक प्रॉब्लम हुई है,
कुछ बच्चे जैसे एक दो हैं तो वो जो स्पेलिंग्स लिखते हैं वर्ड, तो कुछ उसमें वर्ड भूल जाते हैं, ये वो मतलब कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे समझाएंगे थोड़ा सा एग्जांपल देके एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रही है? जैसे जैसे नॉलेज लिखना तो उसमें कुछ स्पेलिंग भूल गए, प्रिंसिपल लिखना तो उसमें कुछ स्पेलिंग, एप्लीकेशन, ऐसी जो बड़ी स्पेलिंग्स होती हैं उनमें कुछ वर्ड भूल जाते हैं बच्चे। कुछ लेटर्स उसमें मिस हो जाते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, एक तरीका टेक्निक है। जो लेटर्स मिस होते हैं बच्चों के जी, जो लेटर बच्चों के मिस होते हैं ना, उस लेटर को बच्चे को एक स्पेलिंग लिखवाइए और उसको कैपिटल में लिखवाइए जो लेटर मिस हो रहा है। जैसे एप्लीकेशन, तो APPLI, आई वो एक बच्चा भूल जाता है, तो उसको वहां पे वो कैपिटल लिखवाइए, बाकी का स्मॉल, जितना याद रहता है वो स्मॉल और जो भूलता है वो कैपिटल। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो चीज हाईलाइट होके बच्चे के दिमाग में बैठेगी, तो नेक्स्ट टाइम वो पर्टिकुलर उस लेटर को भूलना मतलब अवॉइड करेगा, उसको वो ये चीज याद रहेगी। तो ये एक बच्चों को स्पेसिफिक लेटर लर्न करवाने के लिए टेक्निक होती है, बीच में कैपिटल डाल के 10 बार, 12 बार, 15 बार लिखवाना, जब तक उसको लर्न ना हो जाए। ट्राई करिएगा, ठीक है? ओके, प्लीज आंसर मैम करिए। फिर बच्चों के लिए जैसे रिटन वर्क करते हैं तो उसमें उनको स्मॉल और कैपिटल में समझ में भी नहीं आता है, फिर बीच में वो कैपिटल लिख देते हैं और आगे उनको स्मॉल बना देते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं नहीं, जाती है। ये जो टेक्निक है वो लर्न करने के लिए है। ये जो टेक्निक मैं बता रही हूँ वो लर्न करने के लिए टेक्निक है। ठीक है, जो स्पेलिंग भूलते हैं उस स्पेलिंग के अंदर लर्न करने के लिए। आप जो बात कर रही हैं वो बच्चे जब सीनियर केजी की बात कर रही हैं आप, जो बच्चे कैपिटल और स्मॉल का डिफरेंस भूलते हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, कैपिटल और स्मॉल के गेम्स क्लास के अंदर खेल खेलना सिखा सकते हैं। एक तरफ कैपिटल लेटर्स लिखे और दूसरी तरफ स्मॉल लेटर्स लिखे और बच्चे को मिलाने को बोलिए, और उसको पता होना चाहिए कि मेरे हाथ में कैपिटल है और मुझे स्मॉल ढूंढना है। उसको बार बार ये चीज बोली जाए कि आप इसका स्मॉल लेटर ढूंढो, आप इसका स्मॉल लेटर ढूंढो। तो वो चीज जब बच्चा सुनता है तो वो दिमाग में बैठता है, देन सर्च करेगा, तो ये जो गलती होती है कैपिटल स्मॉल वाली वो मिट जाएगी। दूसरा मैंने राइटिंग वाले में बताया था, एक विच आर फॉल, विच आर टॉल एंड विच आर स्मॉल लेटर्स, एक याद हो तो आपको मैंने बताया था। उसके अंदर आप बच्चों को मतलब जैसे मैंने कहा था कि एक तरीका होता है हाईलाइट करने का, जो बीच में आएगा उसको हाईलाइट करिए। तो जितने स्मॉल लेटर्स है वो हाईलाइट करके उसके बीच में, तो जब बच्चा कैपिटल लिखता है तब आप उस बीच में लिखता है तो उसको बताइए कि ये ऊपर जा रहा है जबकि ये स्मॉल आना चाहिए, इस बीच में, इस हाईलाइटेड, जो जो जहां गलती होती है ना उसको हाईलाइट करके दिखाएंगे, स्पेसिफिक करके बताएंगे बच्चे की, तो वो नेक्स्ट टाइम उस गलती को अवॉइड करेगा। कई बार क्या होता है, हम लोग, बच्चे ने एक बार गलती की तो हम करेक्ट कर देते हैं और जाने देते हैं, वो बच्चा इतना छोटा है कि आपने क्या करेक्शन किया है शायद वो ना देखे, है ना? देख लिया अगर तो ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उसके कंसेप्शन में ये नहीं आता है, उसको समझ में नहीं आता है कि ये मेरी गलती और सुधारी गई है तो मुझे सुधारना है। वो छोटा है, उसको आपको बताना पड़ेगा फिंगर रख के कि आपने यहाँ गलती की है, इसको ऐसे सुधारना है, तब उसको नेक्स्ट टाइम आपको फर्क दिखेगा। ठीक है, ओके। और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहता है? यस मैम। जी बोलिए। मैम लिखने की समस्या थी ना जो क्लास में हमारी, एक बच्चा है, मतलब एक दो बच्चे ऐसे हैं जो मतलब प्रॉपरली 4 लाइन में नहीं लिख पाती, मतलब 2 लाइन में ही वो अक्षर बनाती थी, लेकिन जब प्रयास किया हम लोगों ने, मतलब हमने, तो मतलब वो बच्चे अच्छी से लिखने लगी अब। चलो बढ़िया आयशा जी, 4 लाइन कंसेप्ट समझ आ गया उनको। हाँ, जी बहुत और अच्छी बात है। शब्दों को जोड़ जोड़ कर आंसर लर्न भी करवाया हम लोगों ने, आंसर लर्न भी किया, बच्चों को मजा भी आता है इसमें याद करने में और लर्न भी हो जाता है उनको। जी, और जब वो करते हैं उसके बाद हमको खुशी होती है, उस वो अलग ही होती है। हाँ, जी, थैंक यू मैम। थैंक यू आयशा जी। जी और कोई? जी मैम, वो 1 7 वाला और
लाइन वो हम लोगों ने किया है, तो उससे बच्चे याद तो कर पा रहे हैं अच्छे से। और मैम मैं समझ मैं नहीं पाई उनको आपका मतलब सेंटेंस। लिखने वाला जो होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं, बहुत ज्यादा, तो उनके लिए मतलब छोटे हैंड राइटिंग कैसे लिखवाएं, उनसे बहुत शब्द बनाते हैं। जो हैंडराइटिंग वाला मैंने आपको प्रैक्टिस सिखाया था, मैंने आपको बताया था एक मतलब रेक्टेंगल बना के उसके बीच में लाइन करना है, और बड़े से छोटे तक सर्कल्स बनाना मैंने दोनों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बताया था, याद हो तो आप पहले उसको थोड़ा बड़ा मतलब ऑलमोस्ट 3 से 4 इंच जितना बड़ा बनाइए, उसके अंदर प्रैक्टिस दीजिए, फिर धीरे धीरे उसकी साइज छोटे करते जाइए। उसको बोलिए जैसे साइज छोटी होती है वैसे वैसे उसको छोटा छोटा बनाना है। तो जब इसकी प्रैक्टिस होगी तो बड़े से छोटे के अंदर कैसे उतनी जगह में अपने उसको वर्ड को लेटर को एडजस्ट करना, बच्चे को प्रैक्टिस मिल जाएगी। पर्टिकुलर लाइन खींच के दीजिए, उसके अंदर सर्कल्स बनाने को। आपको याद हो तो एक बीच में स्लैंटिंग लाइन करके हमने सर्कल बनाना, ये एक प्रैक्टिस की थी। उसकी साइज छोटे करते जाइए, उसने एक बड़े में कर लिया, फिर उसका छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, आपके जितनी लाइन की लेंथ है उतनी लाइन तक ले आइए आप उसको। उसके बाद बच्चा उसके अंदर कर लेगा। थोड़ा प्रैक्टिस है, 2-3 दिन लगेंगे मैक्सिमम, बट हो जाएगा। ठीक है। और कोई? कुछ बच्चे बहुत छोटी हैंड राइटिंग लिखते हैं, तो उसमें भी दिक्कत जाती है ना, वो बड़े नहीं कर पा रहे, फर्स्ट क्लास सेम के बच्चे होते हैं कितने। उसको रिवर्स में करना है, सेम टेक्निक छोटे से बड़े में उनको करवाना है, या उनको 2 बड़ी लाइन दीजिए, उसके बीच में डिफरेंट शेप्स बनवाइए। हम जैसे शायद आप लोग नर्सरी जूनियर केजी में बच्चों से बेसिक शेप्स बनवाते हैं, हम स्लैंटिंग लाइन, कर्व लाइंस, ऐसी लाइंस बनवाते हैं। उनको वो दीजिए इस तरह से लाइन बनाने के लिए कि थोड़ा डिस्टेंस बड़ा करके, क्योंकि वो जो छोटे लिखते हैं कॉन्सेंट्रेट बहुत ज्यादा करते हैं, वो बच्चे थोड़े से टिमिड होते हैं, बहुत वो होते हैं, उनको खुलने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, तो उनको पहले छोटा दीजिए और उसको जस्ट हमने जो पहले किया उससे रिवर्स टेक्निक यूज करिए, छोटे से बड़े पर लेकर जाइए ताकि वो खुल के उसके तक कर सके। डेफिनेटली सुधरेगा। थैंक यू मिस। थैंक यू। और कोई है? किसी और के पास कुछ है साझा करने को, या हम आज की क्लास शुरू करें? नीरज जी प्लीज स्लाइड शेयर करिए। आज है हमारा कक्षा प्रबंधन, क्लासरूम मैनेजमेंट। मुझे जो आपके वेबिनार शुरू होने से पहले एक जो लिस्ट मिली थी जिसमें आप लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी, उन सब प्रॉब्लम्स को ध्यान में लेके ही मैंने कुछ कक्षा प्रबंधन, शायद आप में से जिसने पहले किया है वेबिनार उन्होंने पहले सीखा होगा, लेकिन आज का मैंने बिल्कुल डिफरेंटली लिया है इसको, बहुत सारी डिफरेंट चीजें यूज की है। हमारा जो क्लासरूम मैनेजमेंट है उसमें ये बेसिकली 6 पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे। ये 6 चीजें होती है जो हमारे क्लास को मैनेज करके रखती है। आज हम 3 डिस्कस करने वाले हैं, बाकी 3 को हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। पहला है लेआउट। लेआउट मीन्स कैसे करेंगे, आप जो पढ़ाने वाले हैं, क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, उसकी पूर्व तैयारी, प्लानिंग। ठीक है। दूसरा मटेरियल्स, क्या चीजें यूज करने वाले हैं। इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मीन्स निर्देश, बेसिक टीचिंग मेथड। हमारी जो टीचिंग होती है उसको जिसने बीएड किया उनको पता होगा, इसको इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, बेसिकली जो मेन हमारा काम है पढ़ाना, इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। आपकी क्लास के अंदर आप जब पढ़ा रहे हैं तब क्या पॉलिसी और क्या प्रोसीजर होंगे वो। टाइम, हाउ टू मैनेज टाइम, है ना। टीचर और डॉक्टर दो लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम लिमिटेड होता है, पर्टिकुलर उतने टाइम में हमको जितना सारा सिलेबस, जितना काम है खत्म कर देना है, क्योंकि एक वो टाइम निकल गया तो उसके बाद जिंदगी का सवाल हो जाता है। सो पर्टिकुलर टाइम के अंदर कैसे मैनेज करना। एंड देन बिहेवियर, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। बिहेवियर में दोनों का बिहेवियर इंक्लूड है, टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमको स्टूडेंट्स के बिहेवियर, तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नीचे वाले 3 हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे, ऊपर के 3 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। फर्स्ट है हमारा लेआउट। लेआउट या इसको अभिन्यास बोलते हैं, बेसिकली प्लानिंग। हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। ठीक है। इसकी तैयारी हम आप लोग कोई प्लानिंग बुक
या कोई लॉग बुक या कुछ ऐसा तैयार करते हैं, या लेसन प्लान या कोई भी तैयारी करते हैं क्लास से पहले? यस मैम। क्या करते हैं? कोई एक बताएंगे मुझे, क्या करते हैं आप? खुशबू जी बताइए आप। जिन्होंने लिखा यस। मैम इसके पहले तो हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ाना है उसके बारे में पहले से तैयारी करते हैं कि नेक्स्ट दिन क्या पढ़ाना है, उसका लेसन प्लान बनाते हैं एक दिन पहले। जिस जिस क्लास में जाते हैं सब क्लासों की सभी सब्जेक्ट का बनाते हैं, और क्या मेथड यूज करना है, कैसे पढ़ाना है क्लास में, ये सब तैयारी एक दिन पहले से कर लेते हैं, फिर इसके बाद ही हम लोग क्लास में जाते आप उसको लिखते हैं कहीं पे? हैं। क्या मैम? तैयारी को लिखते हैं कहीं पे? हाँ मैम, डायरी है हम लोग की। ओके, ठीक यस है। मैम। तो आप लोग ऑलरेडी वो चीज कर रहे हैं। तो लेसन प्लान करते हुए आपको बहुत सारी चीजें दिमाग में रखनी होती है। एक तो लेसन प्लान आपका जो है, कितना पोर्शन आपको कवर करना है, वो कैसे डिसाइड होता है? आपके साल भर का सिलेबस आपको पहले से पता होता है ना? उस साल के सिलेबस में शायद आप लोग महीने का सिलेबस बनाते होंगे कि इस मंथ में कितने चैप्टर करना है, yes or no? करते हैं आप? मंथली सिलेबस उसको हम करते हैं। उस मंथ, वो मंथली होता है, वो ऑफिशियल लेवल पे होता है। हर एक क्लास का हमारे यहाँ जैसे बनता है, पूरा सिलेबस बनता है, उसमें मंथली सिलेबस बनता है। तो मंथ में टीचर कितने चैप्टर करेगी ये हम बाकायदा लिख के पेरेंट्स को भी भेजते हैं, प्रिंसिपल ऑफिस में भी होता है। लेकिन टीचर का पर्सनल अपने लेवल पे आता है, उस मंथली को वीकली में चंक करना। उनको पता होता है कि भाई अगले हफ्ते ये दिन छुट्टी आने वाली है, तो मेरा ये काम होगा, ये काम नहीं होगा। तो टीचर अपने लेवल पे मुझे इतना चैप्टर कंप्लीट करना है। और इवन अब जब प्लानिंग करते हैं तो ना सिर्फ सिलेबस, ना सिर्फ आपका सब्जेक्ट, उसके साथ में आपको अपनी क्लास क्लास का लेवल भी ध्यान रखना होता है। कई बार ऐसा होता है कि दो क्लासेस होती, दोनों क्लास में बहुत वेरिएशन होता है। एक क्लास के बच्चे बहुत जल्दी से ग्रास्प करते हैं, उसमें शायद 30 या 35 बच्चों में से 25 बच्चे ऐसे हैं जो ग्रास्प फटाफट कर लेते हैं, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है। तो उस क्लास में शायद आप आगे चल रहे होंगे, लेकिन दूसरी क्लास में जहाँ पे सिर्फ 15 बच्चे जो ग्रास्प करते हैं, आपको दूसरे 20 बच्चे ऐसे मिलते हैं जिनके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो वहां शायद आपका थोड़ा सा स्लो चलेगा। पढ़ाने वाले आप ही होंगे दोनों क्लास में, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू योर क्लास, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस और अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट है उसकी क्या मांग है, उस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ाया जाए। जैसे आप यदि हिंदी पढ़ा रहे हैं, बच्चों की हिंदी अपनी भाषा है, बोलते हैं, तो आपको ज्यादा तकलीफ शायद नहीं आएगी। लेकिन आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या ईवीएस पढ़ा रहे हैं कि जिसके बारे में बच्चों को नहीं पता है, कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं, तो वो ज्यादा टाइम लेने वाला है। तो आपको उसके लिए थोड़ा सा प्लानिंग में, पहले से प्लानिंग के टाइम पे ये सारी चीजें सोचनी पड़ेगी कि मुझे कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से ज्यादा बेटर रहेगा पर्टिकुलर क्लास के अंदर, पर्टिकुलर इस बच्चे के लिए मुझे ये चीज इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है, कुछ होशियार बच्चे होते हैं, उनके आपको पता होता है कि काउंटर क्वेश्चन क्या होंगे। जब आप एक कुछ चीज बताते हैं तो सामने से बच्चे अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। बीइंग अ टीचर हम लोग भी थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि ये बच्चा जरूर इस बारे में पूछेगा। मुझे मतलब अंदाजा होता है, क्लास में जाऊंगी, पता होता है कि कौन कौन बच्चा है, उसकी सोच कहाँ तक जाती, तो वो क्या क्या पूछेगा। बहुत छोटी क्लास में शायद मुश्किल हो, लेकिन जब आप 1-2 साल किसी क्लास को पढ़ा लेते हैं, सेकंड थर्ड तक बच्चे आ जाते हैं, तो एक ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाता है कि किस बच्चे का लेवल कितना और वो कहाँ सोचता है। तो यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आया, आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड, आपने एक चीज समझाई, आपको ये सोचना है कि मेरे ये पढ़ाने के बाद सामने क्या रिएक्शन आएगा, और उस रिएक्शन को जवाब देने के लिए हाउ एम आई प्रिपेयर। सिर्फ मुझे इतना पढ़ाना है, इन्फॉर्मेशन लेके चले गए और उतना पढ़ा दिया, ऐसे नहीं होता है टीचिंग। हमारे पढ़ाने के बाद सामने वाला उसको कैसे समझेगा, यदि उसने गलत समझा तो क्या करेंगे, उसने सही समझा और उसके सामने ऐसे क्वेश्चन उठाए
तब हम क्या करेंगे, वो प्रिपरेशन भी आपके दिमाग में पहले से होनी चाहिए। ठीक है, तो अपनी प्लानिंग, आई होप अभी आपको लेसन प्लानिंग, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, लेकिन बेसिक कंसेप्ट लेसन प्लानिंग का आपको बता रही हूँ। ये एक टीचर के लेवल पे होता है। आप, यदि मैं स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, मेरे टीचर्स को रोज लॉग बुक लिखना है, वो लॉग बुक खोल के लिख देते हैं कि कल इस लेसन के एक्सप्लेनेशन करेंगे, लेकिन उस एक्सप्लेनेशन की डेप्थ में टीचर को खुद जाना पड़ेगा। उस एक्सप्लेनेशन के लिए क्या चीजें चाहिए, कौन से एग्जाम्पल चाहिए, प्रैक्टिकली क्या चीजें क्लास में अवेलेबल हो सकती है, या कौन सी चीज मुझे पहले से प्रिपेयर करके ले जानी है। तो ये बहुत सारे डिसीजन होते हैं, और एक दिन लिखवाने के एक दिन पहले लिखवाने का एम यही होता है कि आप खुद भी एज ए ह्यूमन बीइंग थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो जाए। हमेशा लॉगबुक एक दिन पहले लिखी जाती है। मेरे स्कूल में रूल है कि आज जब जा रहे हैं स्कूल छोड़ने से पहले टीचर को अगले दिन की लॉगबुक लिखकर प्रिंसिपल के टेबल पर रख कर जाना है। जिसकी मेरे टेबल पर नहीं होती, दूसरे दिन सुबह यदि रखने आते हैं तो वो सॉरी के साथ रखने आते हैं, क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन है। मैं जाके सबसे पहला काम सबकी लॉगबुक देख के उसको चेक करके साइन करके उनको देने का। इससे दो चीजें होती है, एक तो टीचर मेंटली प्रिपेयर है, दूसरा मैं भी प्रिपेयर हूँ, मुझे पता है कि कौन सी क्लास में क्या चल रहा है। तो मुझे यदि अपनी तरफ से कुछ इंक्लूड करना है वहां पे इंस्ट्रक्शन में, या टीचर को मुझे कुछ परमिशन देना है, कुछ मुझे सजेशन देना है टीचर को। सपोज मेरी सेकंड की टीचर ने लिखा कि आई एम गोइंग टू टीच अबाउट प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। मैं टीचर को सामने से पूछती हूँ, आपने इस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के लिए क्या प्लानिंग किया है, आप बच्चों को ले जा रहे हैं। वो बोलती है मैं या तो पौधा क्लास में लेकर आई या लेकर जा रही हूँ। लॉग बुक देखने के, मेरे एक टीचर थे, उन्होंने कुछ वो 5th स्टैंडर्ड में ईवीएस पढ़ा रहे थे, 5th 6th का कुछ था। तो शी वॉज टीचिंग अबाउट मशरूम्स, है ना। अभी कुछ दिन पहले बारिश वगैरह हुई थी। मशरूम क्या होता है, जब ह्यूमिड ज्यादा हो जाता है, थोड़ी बारिश होके बंद हो गई तो ह्यूमिडिटी बढ़ी, उसके बाद जो भी डिकेइंग चीज होती है उस पे मशरूम उग जाते हैं। मेरे पार्किंग के अंदर एक कटा हुआ पेड़ था, उसके ऊपर बहुत सारे मशरूम उगे। मुझे पता था, टीचर ने एक दिन पहले पढ़ाया है। मैं गई, मैंने टीचर को बुलाया, मैंने कहा आपको यदि अभी ले जाना है तो आप अभी बच्चों को प्रैक्टिकली ले जाके दिखा सकते हैं कि मशरूम कैसे कहाँ उगता है, कैसा दिखता है। एंड शी टुक, वो उनको क्लास में जाके बच्चों को लेके गई। फिर वो बताती कि मैडम आपने मुझे बताया, उससे पहले बच्चों ने भी वहां पे देखा था, वो भी एक दो मशरूम तोड़कर क्लास में लेकर आए। ठीक है, तो ये प्लानिंग का इफेक्ट होता है, मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं, लेकिन हमारा जो टीचिंग है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो जिसकी नजर में आता है जहां प्रैक्टिकल पॉसिबल चीजें होती है वो हो सकती है। सो आई होप आप लोग समझ गए कि प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, और आपके पर्सनल भी, आप भी मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि क्या करवा। जब आपको पता हो कि क्या करना है तो आपके लिए मतलब आधी लड़ाई तो आपने जीत ली। आप प्रिपेयर होके जा रहे हैं क्लास में तो आपको टेंशन नहीं रहता है, और आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। सो प्लानिंग में बहुत सारी चीजें होती है। लेसन प्लान होता है, डेली बुक लिखते हैं, लॉग बुक लिखते हैं, सिलेबस प्लान कर रखे रखते हैं, मंथली प्लानिंग, वीकली प्लानिंग। ये बहुत सारे तरीके हैं प्लानिंग के, लेकिन इस हर लेवल पे बेसिकली काम टीचर को करना होता है ना। जो हायर अथॉरिटी है उनको सिर्फ देखना है, लेकिन बेसिकली काम आपको करना है। ठीक है। दिस मच इज लेआउट और प्लानिंग। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। आई होप आप लोग मुझसे अग्री हैं। नेक्स्ट इज मटेरियल। मटेरियल मतलब आप जब प्लानिंग करते हैं तब आपको पता है कि आपको अपनी क्लास में किस चीज की जरूरत होगी, अकॉर्डिंग टू क्लास, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। आपके मटेरियल का डिसीजन भी बहुत सारी चीजें होती है। हर किसी को एक जैसी चीजों से हम नहीं पढ़ा सकते हैं, हर किसी के लिए सेम बात समझ में नहीं आएगी। तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उसमें क्या मैक्सिमम प्रैक्टिकल पॉसिबल है, कितनी चीजें प्रैक्टिकल पॉसिबल हो सकती है। क्लास के अंदर सिंपल सी चीज है, आप यदि प्लस और माइनस भी सिखा रहे हैं तो सिर्फ बोर्ड पे नंबर लिख के सिखाने की जगह आप हाथ में चौक या पेंसिल पकड़ लीजिए, उसको प्लस करके माइनस करके बताइए। दो चार बच्चों को सामने खड़ा करके, दो को खड़ा किया, तीन को और बुला लीजिए, अब कितने हो गए। बेसिक कंसेप्ट प्रैक्टिकली आप कितना दे सकते हैं, हाउ मच आर यू क्रिएटिव एज अ टीचर, इट डिपेंड्स ऑन यू। आप जितना
प्रैक्टिकल पॉसिबल करवा सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप अपने मटेरियल चूज करिए। आप जो भी टॉपिक लिख रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो देखिए कि मुझे इसके लिए, क्योंकि जो प्रैक्टिकल वे होता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, जो प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसलिए आप जो बेस्ट चूज है वो करिए। इसके अंदर एक तो TLM हो जाता है, दूसरा होता है ऑडियो क्लिप्स। सिर्फ बोलना या सिर्फ पिक्चर देखना है नहीं, एक ऑडियो क्लिप्स कभी कभी बहुत ज्यादा कारगर साबित होती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको सुनाया जाए। अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैं 7th स्टैंडर्ड के अंदर SS पढ़ाती हूँ। तो एक उनका चैप्टर आता है भक्ति मार्ग, मतलब उसके जितने गुजरात के और महाराष्ट्र वगैरह के जितने कवि वगैरह हुए हैं उनके बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन है। तो भक्ति मार्ग के बारे में हिस्ट्री पूरा चलता है। तो उस एक हफ्ता जब तक मेरा चैप्टर चल रहा है, उस एक हफ्ता वो जितने कवियों के नाम उसके अंदर आए हैं उनके भजन एवरीडे मॉर्निंग प्रेयर में उन्हीं के भजन चलते हैं जब वो मेरा लेसन चलता है ना। तो उसमें मतलब हमारे गुजरात के नरसिंह मेहता कवि है तो नरसिंह मेहता का भजन चलेगा, मीराबाई का भजन चलेगा, जितने भी उसके अंदर नाम लिखे हैं। कबीर के दोहे तो एक दिन कबीर के, एक दिन तुकाराम के, एक दिन सूरदास के दोहे, तो उन सबके एक एक भजन हर रोज चलते हैं। और मैं बाकायदा प्रेयर के पहले अनाउंस करती हूँ कि आज मैं किसका भजन सुना रही हूँ। जब मैं क्लास में टीचिंग करती हूँ तब मैं उनको बताती हूँ कि ये निर्गुणवादी कवि है या ये कृष्ण भक्त कवि है या ये कौन है, किस तरह से मैंने जो डिस्कशन किया है। तो जब मैं वहां पे अनाउंस करती हूँ तो बच्चे उसको रिलेट कर सकते हैं। और मैं चला रही हूँ 7th स्टैंडर्ड के लिए, लेकिन उसको 1st से लेके 7th तक के सारे बच्चे सुन रहे हैं। तो वो 1st to 6 के बच्चे भी उसको सुनते समझते, उनको बहुत सारी चीजें दिमाग, कबीर के दोहे शायद 5th 6 में भी आता है, तो दे ऑल्सो रिलेट, उनको पता होता है। तो ऑडियो जितना काम करता है ना, मतलब बहुत इम्पैक्ट डेप्थ तक उसका होता है, एक इमोशन पे असर डालता है, वो इमोशनली अटैच करता है ऑडियो जब म्यूजिक के साथ होता है। तो दैट कैन बी यूज। तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से कौन सी चीज आपको, आजकल बहुत सारी चीज ऑडियो सबके अवेलेबल होते हैं। आप यदि किसी महान व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं तो उनकी कोई डॉक्यूमेंट्री बनी है तो 1-2 मिनट की डॉक्यूमेंट्री क्लास में सुना सकते हैं। उनकी आवाज में यदि उन्होंने कुछ कहा हुआ है, स्वामी विवेकानंद है तो उनका जो उन्होंने स्पीच दी थी, पहली स्पीच धर्म सभा में, तो उस स्पीच आपको उसका ऑडियो अवेलेबल होता है तो आप वो सुना सकते हैं। तो गांधी जी के बारे में कर रहे हैं तो उनके बारे में तो अनलिमिटेड चीजें अवेलेबल है। तो आप जो भी सिखा रहे हैं उससे रिलेटेड ऑडियो यदि मिल जाता है। कविताएं, हिंदी में बहुत सारी कविताएं जो पिक्चरों के अंदर फिल्माई गई है तो उसके ऑडियो अवेलेबल है। नहीं फिल्माई गई फिर भी हमारी जितनी कविताएं हैं उन कविताओं के ऑडियोज तो अवेलेबल होते हैं। तो जब भी करते हैं तो उनके ऑडियोज उनको क्लास में यूज करिए। उससे क्या होगा, बच्चों को आपको याद करवाने के लिए पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा, बच्चे अपने आप उसको लर्न कर लेते हैं। आपको मैप की जरूरत है, आपको कुछ पर्टिकुलर पिक्चर्स दिखाने हैं, ठीक है, आपको कुछ ऐसा मटेरियल जो आपको घर से लेकर आना है या कहीं और से ऑलरेडी अरेंज करके रखना है, तो उसकी अरेंजमेंट आपकी एक दिन पहले, कुछ स्पेसिमेन दिखाना है, साइंस पढ़ा रहे हैं आप उसके कुछ स्पेसिमेन दिखा रहे हैं, आप यदि मैथ्स में पढ़ा रहे हैं कुछ सॉलिड शेप पढ़ा रहे हैं तो सॉलिड शेप की जो चीजें अवेलेबल है स्कूल में, यदि नहीं स्कूल में अवेलेबल है और आपको कहीं से अरेंज करना है तो उसकी अरेंजमेंट पहले एक दिन पहले लिखेंगे तो वो सारी चीजें अरेंज हो जाती है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। जब मैं बीएड कर रही थी, आई हैव डन विद डिस्टेंस लर्निंग। तो हमारा जब मतलब जो टीचिंग लेसन्स होता है उसकी जो देखने के लिए आते हैं तो हमको किसी कॉलेज के प्रोफेसर को अप्रोच करना पड़ता है, उनको अपनी स्कूल में डेमो के लिए बुलाना पड़ता है इंस्टेड ऑफ हम जाते थे। उस वक्त मैंने जब किया उस वक्त ये था। तो मैं जनरली ये होता था बाकी सबका कि वो खाली तुम तो पढ़ा रहे हो इतने सालों से, स्कूल का नाम है तो ही यूज्ड टू साइन। लेकिन जो मुझे मेंटर मिले थे, थैंक गॉड मेरे मेंटर इतने ज्यादा मतलब वो थे कि हर चीज को डिटेल में जाते थे। उन्होंने एक लेसन प्लान मुझसे 4 बार बनवाया। 10 की जगह मैंने 40 लेसन प्लान बनाए। तो वो इतने अच्छे हो गए कि मुझे आज भी याद है। नो डाउट उस वक्त मुझे थोड़ा टाइम लगा, थोड़ी परेशानी हुई, बट इट वॉज हेल्पफुल फॉर मी। तो जब मेरे लेसन देना थे तो वो ऑब्जर्व करने के लिए मेरे लेसन प्लान देखने के बाद बोलते ये जितने लेसन प्लान बना है ये मैं आपके ऑब्जर्व करने आपके स्कूल में आऊंगा। आई सेड ओके। वो मेरे स्कूल में आए। जब मैं क्लास में लेसन पढ़ा रही थी, अपना डेमो दे रही थी, तो बात करते करते मुझे कुछ याद आया। उसी दिन सुबह की न्यूज़पेपर में कोई बात आई थी
जो मेरे टॉपिक से रिलेटेड थी। तो मैंने बच्चों को जस्ट एग्जांपल दिया कि यदि आप में से किसी ने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है तो ये चीज हुई है। सेम डे का था, मैंने सुबह पढ़ा था इसलिए मुझे याद था, तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया। देन ही रोट इन हिज नोट्स, वो जो मेरी फाइल होती है, मेरी फाइल के अंदर नोट के अंदर लिखा कि यदि टीचर अपने किसी मतलब न्यूज़पेपर के बारे में बात कर रही है तो टीचर को यदि दिमाग में था तो वो न्यूज़पेपर अपने साथ में स्कूल में लेकर आना चाहिए था, और क्लास में जब पढ़ा रही है तब उसको खोलकर दिखाना चाहिए था बच्चों को। और उसके बाद वो न्यूज़पेपर क्लास में रखना चाहिए था ताकि बच्चे जब फ्री टाइम मिले तब उसको पढ़ सके। ये तरीका होता है किसी चीज को बच्चों तक पहुंचाना, मतलब हम सिर्फ बोल दें और निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मटेरियल कैसे प्रिपेयर करना, बात बड़ी नहीं होती, चीज बड़ी नहीं होती, लेकिन उसको कब कहाँ कैसे यूज करना, वी शुड नो। तो यू शुड नो कि हम क्या क्या चीजें हमको जरूरत पड़ेगी, हम क्या चीज ले जा सकते हैं, क्या दिखाना है। ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चनायर, आप कौन से क्वेश्चन पूछेंगे और कौन सी एक्टिविटी करवाएंगे, तो इसके लिए जो भी कोई मटेरियल चाहिए तो इसकी प्रिपरेशन। ठीक है। These all preparation should be there before the class। ये दोनों चीजें हमने जो 2 टॉपिक पढ़े वो एक्चुअल पढ़ाने से पहले होने वाली चीजें हैं। ठीक है। आपके पास अपना कोई सुझाव है इस बारे में? आपका किसी का कोई इस बारे में सुझाव है, आप कुछ करते हैं? आपकी क्या प्लानिंग होती है क्लास में जाने से पहले? आप कभी कोई रिक्वायरमेंट रखते हैं अपने प्रिंसिपल्स के या मैनेजमेंट के सामने कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए? प्लीज बताइए। मेरे यहाँ तो मेरे टीचर्स, काफी सारे टीचर है, उनकी बहुत सारी फरमाइशें होती है, मुझे हमेशा पूरी करनी पड़ती है। कोई बोलती मुझे बाहर ले जाना है। मेरी एक टीचर, साइंस की टीचर, उनको पता लगा कि हमारे यहाँ पे पीछे कैंटीन है, कैंटीन का जो मतलब, क्योंकि हमारे यहाँ वृद्धाश्रम भी है, हॉस्टल भी है, तो उन लोगों ने जो मतलब स्क्रैप होता है सब्जी का, उसको रिसाइकल करने के लिए एक मतलब पिट बनाया था, गड्ढा बनाया था, और दे यूज्ड टू खाद बनाते थे वो लोग, उन्होंने शुरू किया था। तो वो दिखाने के लिए मेरी टीचर को पता चला, तो मुझसे परमिशन लेने के मुझे बच्चों को वो पिट दिखाने ले जाना है कि जिसमें हम रिसाइकल कर रहे हैं। आप कभी कोई ऐसी फरमाइश करते हैं? दिलीप जी, आपसे पूछना चाहूंगी। मैम मोस्टली नहीं करते हैं। के कुछ कुछ चीजें साइंस, जैसे साइंस में रिक्वायरमेंट होती है तो करते हैं। ओके। तो टीचर्स, आपकी अगली बार मुझे दिलीप जी बोलने चाहिए कि मैं परेशान हो गया इनकी रिक्वायरमेंट से, आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी होनी चाहिए। बट प्रैक्टिकल आप सिखाने के लिए चीजें अवेलेबल करवाइए, आप जितना प्रैक्टिकल वे पे जाएंगे आपको उतनी ज्यादा चीजों की मेरी सेकंड की टीचर, जग्स एंड मग्स, यदि आप लोग एनसीईआरटी बुक्स यूज करते हैं तो शायद जग्स एंड मग्स लेसन है मैथ्स में, राइट? जिसके अंदर कैपेसिटी पढ़ाया जाता है बेसिकली, कि 2 कप के बराबर एक ग्लास है, 5 ग्लास के बराबर एक जग है ना? वो प्रैक्टिकली क्लास के अंदर उसको ग्लास चाहिए होते हैं, वो आया बिन को बुला के कि आज मुझे ये लेसन पढ़ाना है, मेरी क्लास में 2 कप और 2 ग्लास और ये और इतना 1 बाल्टी पानी लेकर आना। जी। तो ये आप, ये मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी जरूरत पड़ती है, और ये प्रैक्टिकली होना चाहिए, यू मस्ट डू इट। आई होप नेक्स्ट टाइम से टीचर्स इसका यूज करेंगे। ठीक है। ओके। नाउ इंस्ट्रक्शंस, निर्देश। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी जो हमारा पढ़ाने का तरीका है, मैंने यहाँ पे 9 टेक्निक्स ली है। हम लोग जो क्लास में पढ़ाते हैं, डेफिनेटली हम लोग एक लेक्चर मेथड से ही पढ़ाते हैं जनरली। सब लोग गए क्लास में, किताब खोलिए, आप पढ़ना शुरू करते हैं, बच्चों को रीड करवाते हैं, बच्चों को समझा देते हैं। एम आई राइट? हम सब यही लेक्चर मेथड यूज करते हैं? यस और नो? मुझे सबसे जवाब चाहिए, अनम्यूट करके बोलिए। यस मैम, यस मैम। है ना? मोस्टली लेक्चर मेथड यूज होता है। अभी मैं आज आपको दूसरे 8 अलग अलग मेथड बता रहे हूँ, एंड आई विश कि आप लोग उन सबका यूज करें। लेक्चर मेथड तो बेसिकली है, रहेगा, लेकिन उसके अलावा आप कैसे दूसरी मेथड
इन्वॉल्व कर सकते हैं अपनी क्लास में, ये देखना है। जी बिल्कुल। सो सबसे पहला है विभेदित अनुदेश या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, मतलब अलग अलग करके जिसको जैसी जरूरत है उसके हिसाब से डिफरेंशिएट मेथड होनी चाहिए आपकी इंस्ट्रक्शन की। उसमें क्या होगा, क्लास के अंदर आपको पता है कि डिफरेंट लेवल के बच्चे हैं, पर्टिकुलर चीज लेके जब आप जाते हैं, आप सिंपली, मैं छोटी क्लास की बात करूँ, छोटे क्लासेस से शुरू करती हूँ, कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको लिखने में प्रॉब्लम होती है, आपको पता है कि ये बच्चे लिखने में प्रॉब्लम करने वाले, ये खत्म नहीं करने वाले। कुछ पता है कि ये बहुत जल्दी खत्म करके बैठ जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, फिर बाकी को डिस्टर्ब करेंगे। तो आप जब क्लास में जाते हैं उससे पहले अपने पास कोई आपकी एक्टिविटी की शीट या कुछ ऐसा, कुछ कागज पेंसिल या कुछ एक वर्कशीट, कुछ ऐसा होना चाहिए जो आप पर्टिकुलर बच्चों को दे सके। किसकी क्या जरूरत है उसके हिसाब से आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। आपको पता है कि ये स्लो लर्नर है तो इसको प्रैक्टिस पहले इससे करवानी पड़ेगी, या उसको यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा, उसको इस चीज की हेल्प होगी, तो आप उसकी अरेंजमेंट करिए। एक पता है कि बहुत जल्दी लिख लेने वाला है, उसके बाद फ्री हो जाने वाला है, तो उससे कुछ काम करवाने के लिए आप पहले से कुछ एक्स्ट्रा लेकर जाइए। उसके लिए एक किताब ले जाइए कि आपने लिख लिया, अभी आपको पढ़ना है, ये आपका इनाम है कि आपने पहले लिख लिया है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली किसके लिए क्या करना है आपकी क्लास के हिसाब से आपका प्लानिंग उस तरह से प्रॉपर होना चाहिए। बड़े क्लास के अंदर भी ऐसा होता है, मैं करती हूँ, इवन 6-7 के साथ ये करती हूँ। मुझे पता है कि मैंने आंसर्स दिए, कल मैंने टिक करवाए थे, आज की क्लास के अंदर आधे बच्चे होंगे जो लिख के कंप्लीट करके बैठे होंगे, आधे ऐसे होंगे कि जिन्होंने आधा लिखा होगा, लिखना बाकी रखा, और एक दो ऐसे निकलेंगे जिन्होंने बिल्कुल नहीं लिखा। तो जब मैं नेक्स्ट डे क्लास में जाती हूँ तो मैं मेंटली प्रिपेयर होती हूँ। तो जिन लोगों ने लिख लिया है मैं उनको लर्न करने की टेक्निक बताती हूँ, जिन्होंने नहीं लिखा है उनको बोलती हूँ आप अभी लिखो, और मैं उनको जो टेक्निक बता रही हूँ वो आप बाद में करोगे या आप मिस करोगे, क्योंकि उन्होंने कंप्लीट किया, उनको बताने वाली हूँ, इसके बाद मैं नेक्स्ट पीरियड में आगे बढ़ने वाली हूँ। तो उन बच्चों को भी मोटिवेशन मिलता है कि हम ये फिनिश कर लेंगे तो हम ये यहीं पे ये लर्न करके घर जा सकते हैं। तो ऐसे स्पेसिफिक आपको क्लास के हिसाब से अपनी टीचिंग मेथड को थोड़ा सा चेंज करना होगा। ठीक है, कुछ स्पेशल, जैसे अभी हमारा डिस्कशन हुआ था कि लंबे स्पेलिंग होते हो, कुछ बच्चों को याद नहीं होते, किसको क्या नहीं याद हुआ है हमको क्लास में पता होता है। ऐसे स्पेलिंग की एक लिस्ट रखिए कि ऐसे बच्चे आपको पता है कि जिसको वो पर्टिकुलर स्पेलिंग याद नहीं होते लेकिन उससे बाकी काम खत्म कर लिया, तो आप उसको वो लिस्ट पकड़ा दीजिए कि चलो ये स्पेलिंग आपको याद नहीं है, आप ये दो लर्न कर लो जब तक बाकी लोग इतना लिखना फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप कुछ चीजें कर सकते हैं। आप छोटे छोटे से ग्रुप बना सकते हैं। एक ग्रुप है 4-5 बच्चे हैं जिन्होंने अपना कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट लेसन के वर्ड मीनिंग उनको बोलिए कि आप इसको खोल के पढ़ना शुरू करिए, ये स्पेलिंग लर्न करना शुरू करिए। ठीक है, थोड़ा सा ग्रुप में काम करेंगे आप, मतलब बच्चों को थोड़ा सा ग्रुप में बनाने का। तो उसके बाद एक सिंपल साइकोलॉजी होती है बच्चों के अंदर भी, कि जिन्होंने कंप्लीट कर लिया उनका एक ग्रुप बन जाता है, वो अच्छे बच्चों की उनके दिमाग में कैटेगरी बन जाती है, और हम इसमें, तो वो कोशिश करेंगे कि अगली बार हम भी खत्म करके उस ग्रुप को इंक्लूड करें, उस ग्रुप को ज्वाइन करें। ठीक है, तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली भी उनको हम ट्रीट कर सकते हैं इस तरीके से, और उनको एनकरेज कर सकते हैं वो पूरा करने के लिए। कुछ बच्चे होते हैं जिनको 1-to-1 हेल्प चाहिए, जैसे मैंने बताया हमारे यहाँ पे हम बिफोर द टाइम या आफ्टर द टाइम जब भी आपको पॉसिबल है उनको लेकर बैठिए, उनको 1-to-1 हेल्प देनी पड़ेगी, उनको पर्टिकुलरली चीज सिखाना पड़ेगा, हाथ पकड़ के बताना पड़ेगा। नो डाउट 3rd 4th 5th में भी है तो कई चीजें आपको बतानी पड़ती है हाथ पकड़ के कि ये यहाँ करो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। उनके लिए आप कोई अलग टाइम से स्पेसिफिक कि आप फ्री हैं और उस बच्चे का आप पीरियड ले सकते हैं, तो उसके लिए प्लान करके रखिए। देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट, डिस्कस विद द पेरेंट। आपके मेथड के अंदर ये होना चाहिए कि आपने उसके पेरेंट से बात की हुई है, आपने उसके पेरेंट को मेथड बताया हुआ है कि ये बच्चा इस तरीके से है तो इसके लिए ये करने की जरूरत है, तो फिर उसके बाद क्लास में देखिए कि उस बच्चे में उस जगह इंप्रूवमेंट आया है या नहीं आया। तो क्लास के अंदर जब जाते हैं तो आपने यदि पेरेंट्स से बात की है, पेरेंट्स उसके लिए कितना प्रिपेयर है, कितना करके भेजा है, और फिर आप उसके ऊपर आगे काम कर सकते हैं। ये हर एक बच्चे की जैसी जरूरत है, इट डिपेंड्स ऑन टीचर्स एबिलिटी, टीचर की एबिलिटी कैसे इसको हैंडल करना, इसके ऊपर ये मेथड डिपेंड करती है। और ये आप सब लोग थोड़ा कम या ज्यादा आप लोग ये करते ही हैं, क्योंकि सारे बच्चे कहीं भी एक जैसे नहीं होते हैं, हर जगह आपके अलग अलग एफर्ट अलग बच्चों के लिए लगते हैं, आप करते होंगे। लेकिन इस बात को आज जब हमने डिस्कस किया शायद आपके दिमाग में भी कुछ एक
बच्चे कुछ एक पिक्चर सबके दिमाग में बन रहे होंगे कि हाँ मैं उसके लिए ये कर सकता हूँ, मैं उसके लिए ये कर सकती हूँ। आपके दिमाग में भी ये चीजें आ रही होगी। तो जो चीज अभी आ रहा है आप उसको नोट कर लीजिए और अपनी क्लास में प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है उसके लिए जरूर करिएगा। ठीक है। दूसरा हमारा लेक्चर मेथड, व्याख्यान आधारित शिक्षा, जो हम देते ही हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर क्या हमको करना चाहिए। कहीं कुछ चीजें हैं जो हम मिस कर जाते हैं जिनको हमको इंक्लूड करना है। एक चीज मैंने आपको बताई थी जब हम मेमोरी वाला किया था कि डुडलिंग डुडलिंग करते हैं तो याद रहता है। इन केस यू रिमेम्बर, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि हम कुछ कुछ ड्रॉ करते हैं, कुछ पेन चलती है, कुछ ट्रायंगल, कुछ सर्कल, कुछ लाइनें खींचते हैं और उस वक्त जो बात हो रही थी वो बात दिमाग में रहती है। तो डुडलिंग या अंडरलाइन की परमिशन अपनी क्लास में बच्चों को दीजिए जब आप लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं, है ना। तो बच्चे साथ साथ में कुछ करते रहे। आप उनको या तो अंडरलाइन करने को बोलिए। मेरा एसएस सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट में मैं पढ़ाती तब भी जो मतलब न्यू वर्ड्स होते हैं या जो डिफिकल्ट स्पेलिंग होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है, तो मैं हमेशा बच्चों को बताती थी कि जब मैं पढ़ा रही हूँ तब पेंसिल आपके हाथ में होना चाहिए, और यदि वो कुछ करते हैं तो मैं उनको कभी टोकती नहीं हूँ। लेट देम डू, मतलब ये नजर रखना है कि वो कुछ और बदमाशी ना करे, बट दे शुड डू डूडलिंग, दे शुड अंडरलाइन। उतना आपकी भी नजर में होना चाहिए कि वो बच्चा क्या कर रहा है, कितनी देर कर रहा है, उससे आपको समझ में आ जाता है। तो वो एक परमिशन देना चाहिए। या हाइलाइटर, मेरे 7 के बच्चे हाइलाइटर लेके बैठते हैं एसएस की क्लास में, क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो लिखवाते नहीं है, बट फ्रॉम द चैप्टर वी आस्क। मेरे पेपर में हमेशा कम से कम 5-7 मार्क का ऐसा मटेरियल होता है जो कहीं लिखवाया नहीं है। जब मैं पढ़ा रही थी तब मैंने अंडरलाइन करवाया था और वो चीजें मैंने क्वेश्चन में पूछी है। तो वो चीजें बच्चों को करनी होती है, इसलिए बच्चों को इंस्ट्रक्शन है कि हाइलाइटर लेके बैठे। तो जहां मैं, जब मैं बोलती भी हूँ तो मैं अंडरलाइन करके बोलती हूँ। उनको समझ में आता है कि मैम ने ये स्ट्रेस दे के बोला है, मतलब हमको ये अंडरलाइन करना है। मुझे हर बार बताने की जरूरत नहीं है कि आप इसको अंडरलाइन करिए, उनको खुद समझ में आता है कि मुझे अंडरलाइन करना है। तो एक इससे हम हैबिट बच्चों को अगली मतलब क्लासेस के लिए व्हेन दे गो टू 10th 12th या कॉलेज लेवल पे जाते हैं, तब नोट्स कैसे प्रिपेयर करना, अपने नोट्स कैसे प्रिपेयर करना, कैसे चीजें हाईलाइट करना, ये हम हैबिट बच्चों को छोटेपन से दे सकते हैं। इस तरीके से ये जो एक आदत बन जाती है ना, ये फ्यूचर में भी बच्चों को बहुत हेल्पफुल होती है। कभी कुछ पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन तो कुछ इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे अंडरलाइन करने की आदत रख लेते हैं, तो वो आगे भी उनको बहुत काम आएगी। तो लेक्चर मेथड के अंदर थोड़ा ये अलाउ करिए बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए टाइम देना। आपका पीरियड यदि आधे घंटे का है तो आपको 25 मिनट में अपना पढ़ाना खत्म करना होगा। 5 मिनट बच्चों के लिए रखने होंगे ताकि वो अपने क्वेश्चन पूछ सके, है ना। बीच में यदि आप अलाउ करते हैं देन दैट इज फाइन कि बच्चों की सारी क्वेरीज खत्म हो गई। यदि नहीं होती है, सिर्फ आप लेक्चर ना दीजिए, आप बीच में उनको बोलिए, उनके क्वेश्चन आने दीजिए। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे कुछ चीजें नहीं समझ पाते हैं। क्लास में हमने सिखाई, हमने लेक्चर दिया, ऑलमोस्ट 35 का क्लास था, 30-32 लोग सीख गए, 2-3 ऐसे निकले कि जिनको अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। आपके पास दोबारा रिपीट करने का टाइम नहीं है, तब क्या करेंगे। तो उसके यदि कोई वीडियो लेक्चर आपके खुद के यदि कोरोना में बनाए हुए हैं तो वो, या ऑनलाइन उसके कुछ अवेलेबल है, आजकल जितनी बुक्स होती हैं सबके ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, तो उसकी लिंक पर्टिकुलर उस बच्चे को भेजना ना भूलें जिसको क्लास में नहीं आया है। सबको भेजने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके लेक्चर के बाद यदि जहाँ पे आपको लगता है कि ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा बच्चों के लिए, कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ा के आ गए लेकिन हमको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि हमने तो कोशिश की, हमने तो अपना पूरा बताया, लेकिन शायद बच्चे नहीं समझे। तो उसकी वीडियो लिंक आप कुछ शेयर करिए उसके बाद बच्चों में, ताकि या तो उसके बाद वीडियो का पीरियड आता है तब देख ले, या घर पे देख ले, वॉट एवर मैक्सिमम पॉसिबल बच्चे उसको कर ले। अपने विजुअल क्लिप्स का उपयोग करिए, या आप डुडलिंग करिए, आप बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करके बताइए, या आप कुछ पिक्चर्स लेकर जाइए। जब भी लेक्चर मेथड से पढ़ाते हैं तो आपके टीचिंग एड साथ में कुछ ऐसे हो जो बच्चों पे इम्पैक्ट डाले, सिर्फ आपके बोलने का नहीं, सिर्फ शब्दों का नहीं, उसके रिलेटेड यदि पिक्चर्स और इंफॉर्मेशन यदि होती है तो वो लेकर जाए। ठीक है। सो दीज आर द वे, लेक्चर मेथड में हमको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। आपके पास कोई और तरीका है इसके अलावा कि लेक्चर मेथड के अंदर और कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप कुछ अलग करते हैं इसमें, इसके अलावा?
नो, सिंपल लेक्चर मेथड चलती है। अभी आपकी लेक्चर मेथड में थोड़ा सा वेरिएशन आना चाहिए नेक्स्ट टाइम से, ठीक है? ओके, नेक्स्ट पे चलेंगे नीरज जी प्लीज। नेक्स्ट है हमारा प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा या टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग। टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग के अंदर क्या करना है हमको? आपको आपके बच्चों का लेवल पहचानना है। शायद मैंने पहले भी आप लोगों से बात की थी, फिर से आज कुछ नई बात कर रही हूँ। बच्चे किस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं, बच्चे क्या देखते हैं, वो क्या सुनते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, मार्केट में अभी नया क्या है। आप जिनसे डील कर रहे हैं ना, उनके इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट होने चाहिए, ठीक है? कोई नया कार्टून आया, बच्चों को पता हो तो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो बच्चों से कभी पूछ लीजिए बैठ के कि आजकल कौन सा कार्टून चल रहा है, कौन सा अच्छा आ रहा है, क्या देखना चाहिए। मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे के साथ मैं बड़ी हुई हूँ। मतलब उसने जितना देखा है, उसने जितना सीखा है, उसने कार्टून देखे, मैंने सारे देखे। जितनी उसने मूवीज देखी, मैंने सारी देखी है ना? बिल्कुल उसके साथ उसकी तरह सोच रख के। और मुझे सचमुच इसका फायदा मिला है। इसकी वजह से मैं अपने बच्चों से, स्कूल में बच्चों से ज्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ, या ज्यादा मतलब घुल मिल सकती हूँ, बिकॉज मुझे उनका लेवल पता है, उनकी चॉइस पता है, उनकी चीजें पता है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे जो 2 एग्जाम्पल लिए हैं, शायद आप लोग पहचानते होंगे। जो 2 पिक्चर्स नीचे लिए हैं, कौन से सीरियल्स के हैं, बताएंगे आप मुझे? मिस एक अनम्यूट करके बोलिए। एक डोरेमोन है मिस, और एक एंड फॉक का है। डोरेमोन आप सबने देखा है? यस, फिनियस एंड फर्ब्स आपने देखा है? नहीं। अभी नो आपको मिस। जब टाइम मिले, ये सारे यूट्यूब पे इसके अवेलेबल होंगे। कभी कभी आप यदि टीवी देख रहे हैं, फुर्सत में है, तो आप लोग कभी बच्चों के चैनल खोल कर बैठिए, ताकि आप जिनके साथ काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं, किस लेवल पे है, क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, और यदि आपको उनसे डील करना है तो आपको इस चीज को कैसे यूज करना है पता होना चाहिए। डोरेमोन मैं क्यों बोल रही हूँ? डोरेमोन मैं सच बताऊं तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल था। मतलब मेरी एक फ्रेंड से मेरी एक बार बात हुई, वो मुझे बोलती है, मेरा बेटा मुझे आके बोलता है कि गैजेट। बोले गैजेट वर्ड मुझे 2 बार सोचना पड़ा, उस वक्त उसका बेटा बहुत छोटा था, कि इसको ये वर्ड सीखा कहाँ थे, इसको समझ में कैसे आया कि गैजेट मतलब होता क्या है ना? तो इसमें और डोरेमोन में एक और था कि हर एक एपिसोड के अंदर साइंस की कोई ना कोई बेसिक कंसेप्ट को वो समझाता था। ये जो मैंने पिक्चर लिया है, ये ट्रीज के ऊपर है। वो एक ट्री उसको मिल जाता है, वॉकिंग ट्री होता है। खैर कहानी थोड़ी सी मतलब हवा में ही है, फिक्शन है वो डेफिनेटली, कि पेड़ है वो उसको मिल जाता है, छोटा होता है, चलता हुआ आता है। फिर उस पेड़ को कैसे संभालना, वो पेड़ को अपना पेट बनाता है, तो उसको कैसे संभालना। तो डोरेमोन उसको समझाता है कि ये पानी पीता है, ये पानी जड़ों से पीता है। वो उसको उसकी पत्तियों के आगे ग्लास रखता है, तो बोले ये ऐसे नहीं पिएगा, कटोरे में पानी लेके आओ, इसकी जड़ें डालो, तो वो जड़ों से पानी लेगा। मतलब बच्चों को बेसिक कंसेप्ट कैसे सिखाना, किसी चीज के बारे में नॉलेज देना, तो उसका ये सबसे बेस्ट तरीका है ना? ये सीरियल्स बहुत बेस्ट तरीका है। और इसके जितने भी आप हर एपिसोड देखो, आपने जितने देखे होंगे, अभी आप थोड़ा सा सोच के देखना कि वो कहीं ना कहीं साइंस का कोई ना कोई टॉपिक होता है, उसको रिलेट करके वो। और इसके अलावा ये जो फिनियस एंड फर्ब्स है, सॉरी, फिनियस एंड फर्ब्स, ये 2 भाई की स्टोरी है। एक उनकी बड़ी बहन है, इन दोनों बच्चों का वेकेशन चल रहा है, और हर रोज ये दोनों बच्चे कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हैं, कुछ मशीन मंगवाते हैं, और हमेशा जो भी देने आता है मशीन, वो यही बोलता है कि आप इस मशीन के लिए छोटे नहीं है, तो वो बोलते हैं नहीं हम ये कर लेते हैं। वो मटेरियल लेते हैं, अपने घर के पिछवाड़े में वो मशीन बनाते हैं। उनके पास एक प्लेटिपस है, प्लेटिपस एक जानवर होता है, वो पेट है, और वो हकीकत में एक जासूस है। और वहां पर एक साइंटिस्ट रहता है, वो इन लोग मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है, तो ये प्लेटिपस उसको रोकने के लिए, और ये इन बच्चों का जो मशीन होता है वो कहीं ना कहीं उसको हेल्प करता है। तो बेसिकली साइंटिफिक है ये सारा कुछ, कि
बच्चे की मतलब साइकोलॉजी बताता है, बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, क्या सोचते हैं और किस तरह से साइंटिफिक चीजें मतलब साइंस का यूज करते हैं, मशीनों को कैसे यूज करते हैं। बच्चे बड़ा इंटरेस्ट से देखते हैं और काफी सारी कंसेप्ट है जो इसके थ्रू समझी जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा एक और है मिक्की माउस क्लब हाउस। आपने देखा है मिक्की माउस क्लब हाउस? यस मिक्की माउस की मूवी नहीं, क्लब हाउस एक सीरियल आता था अलग से उसका, एंड एवरीडे एक कंसेप्ट को बताते थे वो। एक वो हो गया है ना। उसके अलावा आप एनिमेशन यूज कर सकते हैं अपनी क्लास में, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्चुअली एनिमेटेड करके जब ये समझाया जाता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे बनता है ना, दो अलग स्क्वायर को मिला के जब दो कलर अलग करके, आपने शायद एनिमेशन वो देखा होगा। तो जब आपने पहली बार सीखा था और ये फॉर्मूला याद किया था, और जब प्रैक्टिकल इस फॉर्मूले को देखा जाता है और सीखा जाता है ना, तो ये सारी चीजें डिफरेंट होती है। तो जब आप कोई ऐसी चीज सिखाने जिसकी कंसेप्ट यदि एनिमेटेड अवेलेबल है, तो आप उस टेक्नोलॉजी का यूज करिए। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे पिक्चर्स ऐसे अवेलेबल हैं जिसमें आप कंसेप्ट को पिक्चर्स के थ्रू या एनिमेशन के थ्रू बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, ये मुझे कुछ सीरियल के नाम लिए, वो इसीलिए लिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, आपको रेडीमेड मिल जाएगी। यदि कोई ऐसी कॉमन चीज है जो बच्चे ऑलरेडी देखते ही है, तो आप सिर्फ उसका जिक्र करेंगे, बच्चों को बताएंगे, देन ऑल्सो दे विल रिलेट कि हाँ हमने ये देखा है, हम ये समझ गए। तो उसके पीछे की कंसेप्ट क्या थी वो फिर आप क्लास में दे सकते हैं। तो कितना आप टेक्नोलॉजी का यूज अपनी क्लास में कर सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल, एंड ब्रिंग योर सेल्फ टू द लेवल ऑफ द चाइल्ड। आप अपने आप को उस बच्चे के लेवल पे लेके आइए। आप खुद भी मेरे हिसाब से बहुत एंजॉय करेंगे, बिकॉज आई ऑल्सो एंजॉय। आज की तारीख में भी टॉम एंड जेरी मेरा फेवरेट है। आई होप आप में से भी काफी सारे लोग होंगे जो टॉम एंड जेरी जरूर देखते होंगे। यदि है तो प्लीज हैंड्स रेज करिए। डू यू एंजॉय टॉम एंड जेरी? जी, वेरी नाइस। टॉम एंड जेरी जरा एक बार सोच के देखिए, एक वर्ड नहीं है, नॉट अ सिंगल सेंटेंस इज देयर। पूरे एपिसोड में कहीं पे एक शब्द का उपयोग नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपको उतना ही मजा। उसकी जो जान है ना, वो उसका म्यूजिक है। पिक्चर्स के साथ में जो म्यूजिक है वो उसकी जान है। यदि आप उसको कभी म्यूट करके देखना, आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। सो बहुत सारी चीजें होती है जो एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होती है, वी मस्ट एंजॉय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट इज ग्रुप लर्निंग, समूह शिक्षण। समूह शिक्षण मतलब क्या? वॉट यू आर टेकिंग जस्ट नाउ, इट इज नॉट लाइक दिस बहुत सारे बैठ कर एक साथ ले लिया, ऐसा नहीं। समूह शिक्षण मतलब हम जब बहुत सारे बैठे हैं, लेकिन हर एक के पास कुछ ना कुछ एक क्वालिटी होती है ना। जब हम क्लास के अंदर भी जाते हैं तो काफी बार काफी ऐसी चीजें होती है जो हमारे बच्चे हमको बताते हैं। कुछ एक बच्चों को इतना सारा नॉलेज होता है जिसके बारे में हम अनअवेयर है। कई बार ऐसा होता है कि मैं बच्चों से कुछ चीजें सीखती हूँ। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पड़ोस में कोई रहने आए, वो मतलब थोड़ा हमारा वेस्ट साइड के सिटी से आए हैं। तो उनका और हमारा बोलने का तरीका अलग है, कुछ एक वर्ड यूज करने का तरीका अलग है। तो वो मुझे कुछ बोले होंगे, वो वर्ड मुझे समझ नहीं आया। नेक्स्ट डे जब क्लास में कुछ चल रहा था, तब मुझे वो बात याद आई, तो मैंने बच्चों के सामने बोला। तो एक बच्चा मुझे तुरंत हाथ ऊपर करके बोलता है, मैडम इस वर्ड का मतलब मैं आपको समझा सकता हूँ। मैंने कहा बताइए मुझे। तो बच्चे ने मुझे वो वर्ड का मतलब बताया। मैं बड़ा आश्चर्य, मैंने कहा अच्छा ये मतलब होता है, मैं तो कुछ और समझ रही थी। तो कई बार ऐसा होता है कि काफी सारी चीजें होती है जो आपको बच्चे सिखा सकते हैं, मीन्स ऐसी इंफॉर्मेशन उनके पास है जो आपके पास नहीं है। तो दिस इज द मेन एम ऑफ दैट लर्निंग, ग्रुप लर्निंग, कि जब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो आप इंफॉर्मेशन किसी से पूछिए कि आपको पता है, लेट देम स्पीक। हो सकता है आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन उनके पास हो और वो उसको बता दे। तो हमेशा क्लास में जब भी आप सिखाते हैं, मैं कोशिश करती हूँ, मेरा टॉपिक प्रैक्टिकल है, कि चलिए आप बताइए, आप में से किसी ने देखा है, जैसे अभी मैं सपोज हिस्ट्री की बात करूं, तो मैं मुगल शैली के आर्किटेक्चर का पढ़ा रही थी। तो मैंने बच्चों से पूछा, आप में से किसी ने ये जगह देखी, वो जगह? तो जिसने देखी उसको खड़ा किया, देन आई टोल्ड कि आपने जो देखा है प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं इसमें से पढ़ के बता रही हूँ, आप देख के बताएंगे। तो आप शेयर करिए कि आपने जो देखा था तो क्या था। तो ग्रुप लर्निंग मतलब ग्रुप में किसी को भी कुछ आता है बच्चों के पास, तो आप उसकी नॉलेज को क्लास में कैसे यूज करना, आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए। क्लास आपके कंट्रोल से बाहर नहीं जानी चाहिए उस वक्त, बट आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है,
दूसरा एक तरीका हो सकता है कि आपको ये एक पिक्चर दिखा दीजिए, कोई टॉपिक ले लीजिए, उसके ऊपर बच्चों के अपने व्यूज पहले आने दीजिए। जब बच्चों के व्यूज आ जाते हैं उसके बाद आप उसको, यदि सही है देन इट इज फाइन, यदि कहीं गलत है तो आप उसको करेक्ट करिए, फिर अपने टॉपिक पर आइए। कोई ऐसी ग्रुप एक्टिविटी प्लान करिए आपके टॉपिक के हिसाब से कि जिससे डिफरेंट इंफॉर्मेशन निकल कर बच्चों से आए। बहुत बार होता है हम बहुत सारी चीजें हम क्लास में अंदर करते हैं, मतलब पढ़ाते हैं टॉपिक जो बच्चों की डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं, तो उनकी शायद इंफॉर्मेशन हमसे ज्यादा हो। कई बार क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है हमको, क्योंकि हम उसके टच में नहीं है, हम नहीं पता, लेकिन बच्चे अपनी फैमिली से उन चीजों के टच में है। मेरे यहाँ पे 3rd स्टैंडर्ड की बच्ची थी, उसके घर में मतलब उनका होटल चलता था, तो बच्ची है वो छुट्टी के दिन या टाइम पे घर होटल में रहती होगी, तो शी यूज टू बी देयर ऑन द डेस्क ऑफ द कलेक्टिंग कैश। ठीक है, बिल कैसे जाता है, कैसे आता है, कैसे उसको करना डील, तो वो 3rd की बच्ची को बहुत सारी इंफॉर्मेशन, ऐसी चीजें पता थी जो हम मुझे नहीं पता थी। कई बार ऐसे बहुत सारी चीजें होती है क्योंकि उनके फैमिली में माहौल है, वो बच्चे कहीं कहीं देखा है वो चीजें, तो हम प्रैक्टिकली नहीं जानते, तो वो चीज हम बच्चों से सीख सकते हैं, ले सकते हैं। तो आपकी क्लास के जो बच्चे हैं वो कहाँ पे हैं, किस लेवल पे हैं, क्या चीज जानते हैं। अभी 15 दिन पहले मुझे, मतलब 15-20 दिन पहले मुझे पता चला, एक पेरेंट ने वीडियो भेजा अपनी बेटी का। क्लास में वो लड़की कभी किसी से कोई बात नहीं करती है, उससे सवाल भी पूछो तो जवाब नहीं निकलता है, बड़ी मुश्किल से उसको जवाब लेना पड़ता है। उसकी मम्मी ने वीडियो भेजा, वो तबला इतना अच्छा बजाती है कि उसके उस्ताद भी उसकी तारीफ करते हैं। वो इतना बढ़िया तबला बजाती है, तो जब स्कूल में कुछ फंक्शन था तो मैंने उसको बुलाया और उसको तबला बजाने के लिए चांस दिया। तो ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें होती जो बच्चों की आप नहीं जानते, तो उसको क्लास में कैसे यूज करना आपके टॉपिक के हिसाब से। अभी मैं, आपका टॉपिक क्या है, आपके बच्चों की क्या काबिलियत है, उसके हिसाब से आपको खुद डिसीजन लेना होगा। अभी मैं बहुत सारी चीजें बोल रही हूँ, मुझे पता है काफी सारी चीजें आपके दिमाग में ऐसे पाइल अप होती जा रही है, लेकिन आई होप कि जब जहां पे कुछ चीज ऐसी दिखेगी तो आप इसको कनेक्ट करके यूज जरूर करेंगे उसको। ठीक है, तो प्लीज आप इसका उपयोग करिएगा। नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअल लर्निंग। ग्रुप लर्निंग तो हो गया, हम ग्रुप के साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन ग्रुप में से निकाल के उसके लिए यूज कर सकते हैं। इंडिविजुअल लर्निंग, पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए आपको क्लास में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, वो थोड़ी सी प्रिपरेशन अलग से होगी, बट आप उसको दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, क्लास के अंदर सबके बीच में या पर्टिकुलर उसके अकेले के लिए, है ना, दोनों तरीके आपको यूज करने होंगे। सॉरी। सो आपको कुछ एक असाइनमेंट तैयार करने होंगे, जैसे मेरे यहाँ पे गुजराती टीचर है, शी हैज प्रिपेयर्ड सम ऑफ द असाइनमेंट, कि उनको पता है कि बच्चे जनरली कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं, तो उन्होंने उसके असाइनमेंट रेडी रखे। तो वो, मैडम मुझे इस वाले असाइनमेंट की इतनी प्रिंट चाहिए, मुझे इस वाले असाइनमेंट की इतनी प्रिंट, क्योंकि एक उनको पता होता है कि कहाँ कहाँ गलती होगी, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा बाइफरकेट करके उन्होंने अपनी कुछ चीजें तैयार करके रखी है। एंड वेन एवर शी आस्क, एक दूसरी फर्स्ट की ENV की टीचर है, उनको भी पता होता है कि, क्योंकि वो काफी सालों से पढ़ा रही है, कि हर साल इस जगह पे कुछ बच्चों को दिक्कत आती है, इस वाले में पर्टिकुलर गलतियां करते हैं, तो उसके लिए उन्होंने अपनी वर्कशीट बना रखी है। जब वो चैप्टर आता है उससे पहले टीचर मुझे दे देती है कि मैडम इसकी 15 कॉपी चाहिए, इसकी 25 कॉपी चाहिए, इसकी 35 कॉपी चाहिए। इंडिविजुअली टीचर उन बच्चों को देती है जिनसे उनको करवाना है, बाकी बच्चों को नहीं देती, क्योंकि बाकी बच्चों को आता है। तो ये एज अ टीचर आपकी क्वालिटी होनी चाहिए। हाउ यू आस्क योर प्रिंसिपल कि मैडम मुझे ये चाहिए, सर मुझे ये चाहिए, डू यू आस्क दिस? आपके पास कभी ऐसा कुछ प्रिपेयर होता है? करते हैं आप कभी कुछ एक्स्ट्रा वर्क, थोड़ा किसी के लिए कुछ एक्स्ट्रा? अभी नेक्स्ट टाइम से अपनी ये हैबिट बना लीजिए, क्योंकि जब हम क्लास में पढ़ाते हैं ना, आपके पास भी एक पेन पेपर रखना चाहिए। क्लास में पढ़ाते वक्त कोई चीज दिमाग में आई कि ये, इसको ये नहीं आ रहा और इसके लिए हो सकता है, वहां पे नोट डाउन करिए, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों के अंदर क्या होता है, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से निकल जाता है ये चीजें। उसको नोट डाउन करने की आदत रखिए और नेक्स्ट टाइम उसके लिए प्रिपरेशन करने की आदत रखिए। एक सच बात बताऊंगी, मैं जब आप लोगों को ये इतनी सारी बातें बता रही हूँ ना,
आपका जब वेबिनार होता है, मेरी तैयारी 15-20 दिन 25 दिन पहले से शुरू हो जाती है। मेरा जो टॉपिक होता है, तो जब मैं क्लास में जाती हूँ तब मैं आप लोगों के बारे में सोचती हूँ। प्रैक्टिकली जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, तो मैं वहां पे याद रखती हूँ कि ये जो मैंने किया है, मुझे ये चीज वहां पे मेंशन करनी है ना। आई एम ऑल्सो यूजिंग दिस सेम थिंग। मैंने जो जो चीजें आपको बताई, तो मैंने अपनी क्लास में जब की थी, तो मैंने ये चीजें अपने दिमाग में एक नोट डाउन करके रखी थी कि मुझे ये बताना है, मैं ये करती हूँ, मुझे ये हाईलाइट करके बताना चाहिए, ये हेल्पफुल हो सकता है उनके लिए। तो आपके दिमाग में भी जब आप क्लास के लिए जाते हैं, तो बाकी कहीं जाते हैं, वो चीजें दिमाग में आती है, तो उसकी प्रिपरेशन चलनी चाहिए। ठीक है, तो इंडिविजुअल लर्निंग में आपके पास कुछ वर्कशीट होनी चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ पेपर या कुछ पिक्चर्स ऐसे कलेक्ट करके रखिए कि आपको पता है कि बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम आती है, तो ये चीजें आपको हेल्पफुल होगी। तो ऐसे पिक्चर्स आपके पास रेडी होना चाहिए। मैं एक चीज करती हूँ एसएस के अंदर, क्योंकि लेंदी सब्जेक्ट होता है, थोड़ा बहुत बीच में स्टोरी होता है जिसको बच्चे पढ़ के समझ सकते हैं, थोड़ी जगह ऐसी होती है जहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ज्यादा होती है, और वहां मैं ज्यादा टाइम लेती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, बच्चों को मेरी इंस्ट्रक्शन है कि आप एक दिन पहले, मैं आज बोलती हूँ कि कल मैं नेक्स्ट लेसन शुरू करने वाली हूँ, 2 पेज पढ़ाऊंगी, तो बच्चे घर से रीड करके आएंगे वो 2 पेज। दूसरा उनको इंस्ट्रक्शन है, जितने वर्ड उनको न्यू लगते हैं, जो नया आया, उसको अंडरलाइन करिए, डिक्शनरी से फाइंड आउट। हमारे यहाँ 5th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड सबको डिक्शनरी रखना जरूरी है, कंपलसरी। एक पॉकेट डिक्शनरी बुक्स के साथ में हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। 5th स्टैंडर्ड में सबको पॉकेट डिक्शनरी खरीदना जरूरी है। 5th ऑनवर्ड सबके बैग में पॉकेट डिक्शनरी होनी चाहिए, ताकि जब भी कोई नया वर्ड आया, और बच्चे सबकी आदत होती है, उनको बोलो तो तुरंत उनका हाथ अपने बैग में जाता है और डिक्शनरी बाहर आती है। तो ये एक हैबिट होनी चाहिए बच्चों की, डिक्शनरी रीड करने की। मैं उनको कभी मतलब ये नहीं बोलती हूँ कि आप गूगल से सर्च करो, क्योंकि गूगल सर्च में क्या होता है, हम जो चीज देखते हैं उसके अलावा और कुछ देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब डिक्शनरी सर्च करते हैं, तो आप एक वर्ड ढूंढने के लिए कम से कम 10-15 पेज ढूंढते हैं। 10-15 पेज में कम से कम 5 वर्ड भी आपके दिमाग में रहे, उस 5 में से 3 भी आपने सीखे, तो आप एक की जगह 4 वर्ड सीखेंगे। ठीक है, तो डिक्शनरी की आदत डालनी चाहिए। तो बच्चों को ये करना होता है कि डिक्शनरी में से उनके मीनिंग ढूंढकर, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी हम यूज करते हैं, सो दैट उनकी इंग्लिश इंप्रूव हो। इंग्लिश टू हिंदी कभी यूज नहीं करते हैं, ताकि बच्चे लैंग्वेज पे अपना कंट्रोल बना सके। तो उनको डिक्शनरी यूज करना है, उसमें से वर्ड मीनिंग ढूंढ के लिख कर लाना है। वर्ड मीनिंग लिख लेते हैं, फिर वो पूरे सेंटेंस को, कभी कभी उनके लिए फिर भी समझना मुश्किल होता है, वहां पे फिर हम उनको कि ये वर्ड का यहाँ पे क्या, एक वर्ड के कई बार ऐसा होता है बहुत सारे मीनिंग होते हैं, पर्टिकुलर इस जगह पे उसका क्या मतलब है, वो हम क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इंग्लिश के अंदर जितने हार्ड स्पेलिंग्स हैं, मैंने बताया था पहले आपको तरीका, कि एक दिन पहले हार्ड स्पेलिंग पहले पढ़ाए जाते हैं, लेसन बाद में पढ़ाया जाता है। तो ये चीज इंडिविजुअल लर्निंग में बहुत हेल्पफुल होती है। जिन बच्चों को स्पेलिंग्स लर्न करने में देर होती है, समझ में कम आते हैं, पहले यदि किए हैं तो वो बच्चों के लिए इजी हो जाता है। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट है हमारा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, पूछताछ आधारित शिक्षण। मतलब कुछ ऐसा काम दो कि बच्चे खुद ढूंढ कर लाए, पूछ कर लाए। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको, आप उसको नोट करिएगा जरूर। आप 1st 2nd स्टैंडर्ड में ऐड करना सिखाते हैं, काउंट करना सिखाते हैं, केजी सेक्शन में हम काउंट करना सिखाते हैं। आप काउंट करने का घर से बच्चों को दीजिए, कि आप घर से जाकर आइए, आपके घर में कटोरियां कितनी है, आपके घर में गिलास कितने हैं, आपके घर में कांच के गिलास कितने हैं, आपके घर में स्टील के गिलास कितने हैं, आपके घर घर की खिड़कियों में जो दरवाजे, मतलब दरवाजे होते हैं, तो पूरे घर के दरवाजे और खिड़कियां गिन के आइए। ये कुछ चीजें ऐसी सिंपल चीजें हैं, मतलब हमको बेसिकली काउंटिंग सिखाना है बच्चों को, 1 2 3 4 करके सिखाना है। लेकिन जब ऐसा कोई काम देंगे, तो बच्चे उसको डेफिनेटली दिमाग में रख के, उनके लिए एक खेल होगा, एक प्रोजेक्ट है उनके लिए। लेकिन वो मतलब आप कितना क्रिएटिव हो सकते हैं अपने काम में, यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, उनको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई एक इंफॉर्मेशन दे दी। मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा रही थी 7th स्टैंडर्ड में। मैंने उनको बताया कि मलाला, मैंने सिर्फ नाम दिया कि मलाला, कल मुझे इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। आप में से पता है मलाला, शायद आप सब लोग जानते होंगे।
You all must be aware about Malala. Are you? जानते हैं आप मलाला को? हाँ या ना? नो मैम। डोंट टेल मी नो, कोई तो जानता होगा। यस मैम। किसी को नहीं पता? यस मैम। जी दिलीप जी। मलाला यूसुफजई। जी बिल्कुल। चलिए मैं आप लोगों को आज का टास्क देती हूँ। आज आपको सर्च करना है गूगल पे मलाला को और उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना है। हम नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे। द सेम थिंग आई डू विद द स्टूडेंट्स। मैं क्लास में जब लेसन शुरू करती हूँ तब मैं उनको ये चीज बता के जाती हूँ कि कल आप ढूंढ कर लाइएगा, फिर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम प्रैक्टिकली करते हैं इसको। ये आपका टास्क है आज का, मलाला यूसुफ के बारे में आपको फाइंड करना है। दिलीप जी और अमित जी, आप अपने टीचर से कल क्वेश्चन कर सकते हैं इस बारे में, ठीक है? जी मैम। ओके। जी, मंडे आप सब लोग तैयार रहिएगा, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। सो दिस इज अ वे टू टीच। कोई एक क्वेश्चन देना, कोई एक प्रॉब्लम देना एंड लेट देम सर्च देमसेल्फ। अपने आप ढूंढने को दीजिए, क्योंकि जब आप कोई चीज ढूंढते हैं तो पूरे ध्यान से और पूरे उससे ढूंढते हैं, और वो जब ढूंढ कर लेकर आते हैं तो वो इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपके लिए बहुत लंबे टाइम तक रहने वाली इंफॉर्मेशन है, ठीक है? उसके बाद जब बच्चा ढूंढ के ले आया इंफॉर्मेशन, मेरी इंग्लिश की टीचर ये करती है, किसी किसी पोएट के नाम देती है, और मतलब क्लास के अंदर 5 बच्चों के ग्रुप को एक पोएट दिया, दूसरे 5 को दूसरा दिया, फिर तीसरे को किसी राइटर के बारे में, सबको अलग अलग इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है। टीचर जब भी कोई नया टॉपिक होता है तो उनको इन्फॉर्मेशन ढूंढ के, और जिस उनकी जो इन्फॉर्मेशन आती है उनको बाकायदा क्लास के अंदर सॉफ्ट बोर्ड होता है उसके ऊपर लगाई जाती है। सॉफ्ट बोर्ड के ऊपर कम से कम हफ्ता 10 दिन वो इन्फॉर्मेशन रहती है ताकि सारे बच्चे उसको पढ़ सके। तो क्लास में यदि 25-30 भी बच्चे हैं और 5-5 एक ग्रुप बनाए तो 6 राइटर के बारे में, तो बच्चे 6 राइटर के बारे में 10 दिन तक पढ़ते रहेंगे। और प्रैक्टिकली मैं बताऊं, मैंने देखा है कि इस चीज का इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है। बच्चे बहुत सारा जानते हैं, मैंने महसूस किया है। मतलब वर्ड्सवर्थ हमने शायद कभी पढ़ा होगा, बहुत डीप में नहीं गए होंगे, लेकिन मेरे बच्चे वर्ड्सवर्थ के बारे में जब मुझे बताते हैं, उनका नाम भी बोलने तो मुझे खुशी होती है कि मेरे बच्चे पहचानते हैं कि ये कौन है। रस्किन बॉन्ड कौन है? रस्किन बॉन्ड आप लोग पहचानते हैं रस्किन बॉन्ड को? डू यू नो रस्किन बॉन्ड? बीइंग एन इंडियन, हमको मतलब बड़ा प्राउड लेने वाली बात है। रस्किन बॉन्ड इज बेसिकली इंडियन। वो इंडियन नहीं है, फॉरेनर है, लेकिन इंडिया में बस गए, उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप ली। एंड ही इज अ राइटर, स्टोरी राइटर, बच्चों की स्टोरीज लिखते हैं। और उनकी स्टोरीज बहुत ही मतलब बोल सकते हैं वियर्ड होती है, बहुत अलग होती है। एक उनकी स्टोरी है फेसलेस, ये शायद 8th-9th में एक चैप्टर था फेसलेस, है ना? उसमें एक स्टोरी है कि वो एक बच्चा होता है, वो जंगल में जाता है और उसको वहां पे कोई दिखता है, उसका चेहरा नहीं होता, ये सीधा सीधा प्लेन होता है ना? उसकी आवाज सुनाई देती है वो, लेकिन फेस नहीं होता है उसका। तो वो बच्चा डर के भागता है और फिर वापस आता है, कहीं किसी के पास बैठता है, वो उसको पानी देता है, वो पीता है, फिर वो बताता है कि मेरे साथ क्या हुआ। फिर एंड में बोलता है कि पता है वो कैसा था इंसान, वो फेसलेस था। तो वो आदमी उसके सामने देखता है, बोलता है मेरे जैसा, ऐसा। मतलब इस तरह की उनकी कहानियां बहुत अलग है, लेकिन बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। और वो इंडियन है बेसिकली, और बहुत फेमस है। कभी टाइम मिले तो प्लीज आप रस्किन बॉन्ड को जरूर पढ़िएगा, मैं तो उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो आप इस तरह से कुछ चीजें, मैं भी मतलब सॉरी आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ। तो आप बहुत सारी चीजें होती हैं जानने की, सीखने की। तो प्लीज क्लास में बच्चों के लिए इस तरह की कुछ कुछ चीजें डालते रहिए, ताकि बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले, बच्चे इसको जाने, सीखे, समझे, ठीक है? नेक्स्ट इज काइनेस्थेटिक या गतिज शिक्षण। सॉरी मेरा स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है। काइनेस्थेटिक होगा ये, गतिज शिक्षण, जिसमें मतलब फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल मूवमेंट कुछ हो जिसके अंदर, ऐसा होना चाहिए। बच्चे क्योंकि जनरली बैठे रहते हैं, जब भी आप क्लास में जाते हैं, तो मैंने लास्ट टाइम आपको शायद मेमोरी कुछ सिखाई थी, है ना? ब्रेन जिम की कुछ एक्टिविटी बताई थी।
इस तरह की कुछ और एक्टिविटीज, कुछ अलग एक्टिविटीज आप लोग प्लान कर सकते हैं क्लास के अंदर 2 मिनट के लिए। आप गए, कई बार ऐसा होता है मैं क्लास में जाती हूँ, बच्चे बहुत ज्यादा आवाज कर रहे हैं, रेसेस खत्म हुई है या एक्टिविटी से वापस आए, क्लास बड़ा मैसअप होता है, खड़े हो जाओ, यू स्टार्ट क्लैपिंग। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ क्लैप करने लगो। विदिन 5 सेकेंड क्लास विल बी कंप्लीटली साइलेंस। विदिन 5 सेकेंड कभी करके देखिएगा, है ना। बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, आप बिल्कुल चुप हो जाइए, बिल्कुल, एंड हैव आई कांटेक्ट विथ ईच एंड एवरी चाइल्ड। हर एक के साथ सिर्फ आई कांटेक्ट करिए, आपके फेस पे एकदम शांत मतलब भाव होने चाहिए। ये नहीं कि आप गुस्सा कर रहे हैं या आप उनसे चिढ़ रहे हैं, इस तरह के नहीं। योर फेस शुड बी काम एंड जस्ट हैव आई कांटेक्ट विथ ईच एंड एवरी चाइल्ड। हर कोई समझ जाएगा, तुरंत चुप हो जाएगा। क्लास कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं ये, ठीक है। बच्चों को एक्टिव करवाइए, बच्चे बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बिजी है, यू गिव सम एक्टिंग। आप इंस्ट्रक्शन दीजिए। मेरे छोटे बच्चों क्या होता है, स्टैंड अप, सिट डाउन, हैंड्स अप, होल्ड योर हैंड्स, हैंड्स डाउन, टच योर शोल्डर, टच योर ईयर्स, है ना। बेसिक इंस्ट्रक्शन है, 2-5 मिनट 2-4 बार चेंज करिए, मिनिमम हाफ मिनट आपकी क्लास आपके कंट्रोल के अंदर होगी। और मैं बताऊं, हम ये टेक्निक मेरे टीचर्स सिर्फ क्लास के अंदर नहीं, जब हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, जब पूरे क्लास 3-4 सेक्शन एक साथ, 3-4 क्लास, ऑलमोस्ट 500-600 बच्चे एक साथ बाहर बैठे और दे आर टॉकिंग, एक टीचर खड़ी होगी, शुरू करेगी हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, तब तक में तो पूरी क्लास, पूरा मतलब माहौल शांत हो जाता है। सो दीज आर द टेक्निक, आपको बच्चों को किस तरह से एक्टिव करवाना है और क्लास को किस तरह से अपने कंट्रोल में लेना है, ठीक है। आप जब पढ़ा रहे हैं तो आपके हैंड जेस्चर, आपके फेस के जेस्चर, आपका मूड कुछ और है और आप पढ़ा कुछ और रहे हैं, दैट कैन नॉट बी। यू हैव टू इन्वॉल्व योरसेल्फ। आप सिर्फ अपनी बातों से नहीं पढ़ाते, आप अपने हैंड जेस्चर से भी पढ़ाते हैं, अपनी आंखों से भी, अपने भाव भाव से भी पढ़ाते हैं। तो आप अपने सारे जेस्चर्स को यूज करिए, बच्चों के भी जेस्चर्स आने दीजिए, उनके जो भी है उसको ऑब्जर्व करिए। योर आई शुड बी ऑन ईच एंड एवरी चाइल्ड। जब आप पढ़ाते हैं, आपके हर बच्चे की नजर के साथ आपकी नजर मिलनी चाहिए, है ना। आपकी नजर बिल्कुल ऐसे वो जैसे लेजर की लाइट घूमती है सब जगह, ऐसे आपकी नजर हर जगह घूमनी चाहिए, हर एक से टकरानी चाहिए। जितनी पॉसिबल हो सके क्लास में बच्चों से मूवमेंट उतनी करवाइए। क्लास कंट्रोल हो गया, देन यू टीच। सच है। रेनफॉल, देन पॉसिबल हो तो बच्चों से ड्राइंग करवाइए। मेरे मैथ्स के टीचर, मेरे ईएनबी के टीचर, मेरे इंग्लिश के टीचर 2nd, 3rd, 4th तक ये टेक्निक यूज करते हैं। लेसन शुरू हुआ, उससे रिलेटेड एक कोई भी छोटा सा ड्राइंग, आप एनसीईआरटी की बुक्स देखेंगे तो उसके अंदर उसके पहले इससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटी होती है। जितना पॉसिबल है उससे रिलेटेड एक पहले ड्राइंग बनेगा, है ना। जैसे एक अभी आज ही टीचर बात कर रही थी हिंदी की, कि वो तिरंगे वाली एक पोयम है, तो सबसे पहले वो लेसन का नाम लिख के वहां पे बच्चों से तिरंगा ड्रॉ करवाया, कलर करवाया। एक 5 मिनट एक्टिविटी करा लीजिए, इट विल नॉट टेक मच टाइम, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, लेकिन बच्चे उस अपने आप को उससे कनेक्ट कर लेंगे। बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, उन्होंने कुछ किया है तो वो इन्वॉल्व होंगे उसके अंदर, उसको अच्छे से ग्रास्प करेंगे। साइकोलॉजिकली भी आप कोई चीज कर ले, हम पूजा करने जाते हैं, खड़े होके देखेंगे तो मजा नहीं। जब आप खुद पूजा करते हैं, आप खुद उसमें कुछ करते हैं, तो आप अपने आप को अटैच फील करते हैं, है ना। तो एक ये चीज हो सकती है। तो बच्चों को जितना हो सके, मैथ्स के अंदर टीचर क्या करती है, जैसे कॉइन्स, मनी सिखा रही है, तो बच्चों से पेज के नीचे कॉइन रखवा के ऊपर पेंसिल से घुमा के कॉइन के इंप्रेशन दिलवाती है। सिंपल चीज है, बहुत सिंपल मेथड है, लेकिन बहुत मतलब इफेक्टिव मेथड होती है। ऐसे आप जो भी मैक्सिमम पॉसिबल हो उसके जरूर करवाइए, जिससे बच्चे अपने आप को उससे इन्वॉल्व कर सके, ठीक है। सॉरी, 3:15 हो रहे हैं, लेकिन मेरा जो लास्ट है सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। शायद आप लोगों के व्यूज यदि मैं आज ना ले पाऊं तो आप लोग प्लीज ग्रुप में अपने व्यूज डालिएगा। लेकिन मैं जो नेक्स्ट टॉपिक ले रही हूँ, गेम बेस्ड लर्निंग। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। मैं कुछ बहुत अच्छे से गेम आपको बताना चाह रही हूँ। आई नो टाइम हो रहा है आपका, जल्दी में होंगे, लेकिन फिर भी मैं आई वुड लाइक टू फिनिश इट, है ना। गेम बेस्ड लर्निंग, आप अपनी क्लास में किस किस तरह के गेम इन्वॉल्व कर सकते हैं। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिएगा।
देखिए, क्लास को कंट्रोल करने के लिए कुछ एक गेम, आइस ब्रेकिंग गेम बोलते हैं इसको, मतलब जो एक कॉमन चल रहा है उससे हटके थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आप लोगों के साथ खेलना चाहूंगी ये गेम 1 मिनट के लिए। ठीक है, आप लोग सब कीप योर दिस हैंड लाइक दिस। हमारा गेम है वॉक, वॉक एंड स्टॉप, स्टॉप। अभी करना क्या है, जब मैं वॉक बोलूं तब आपको स्टॉप होना है, जब मैं स्टॉप बोलूं तब आपको वॉक करना है। गॉट इट? आपको अपोजिट करना है, आपको अपोजिट करना है। ओके, लेट अस स्टार्ट। वॉक, वॉक, स्टॉप, वॉक, स्टॉप, स्टॉप, वॉक, वॉक, स्टॉप, वॉक, स्टॉप। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। कितना अटेंशन चाहिए इसके लिए आप समझ गए होंगे। इंटरेस्टिंग लगा? अभी इसमें और भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, है ना? जंप, क्राउल, सेम अपोजिट लीजिए। क्राउल बोलेंगे तो जंप करना है, जंप बोलेंगे तो क्राउल करना है। ठीक है? आप, अभी मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, आप इसको क्लास में जरूर यूज करिएगा। इससे दो चीजें होती है, एक तो क्लास आपके कंट्रोल में आता है, दूसरा बच्चे अटेंटिव बनते हैं, उनको सुनना कुछ है, करना कुछ है। काफी बार आप लोगों का भी, कुछ लोगों का गड़बड़ हुआ है ना, तो अटेंटिव बनते हैं। अभी जैसे आप लोग थोड़ा सा एंजॉयमेंट, एक स्माइल आ गई, काफी देर से बहुत सारा सुन के सारा इंफॉर्मेशन पाइल अप कर रहे थे, तो उसमें से थोड़ा सा बाहर निकल के सबके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल दिख रही है। तो ठीक है, क्लास के बीच में आप ऐसे भी जरूर कर लीजिए, करिए। ओके, दूसरी गेम है मेरी एनिमल ब्रेन ब्रिक गेम। इसके अंदर क्या करना है कि आप 4 या 5 एनिमल्स की इंफॉर्मेशन पहले बच्चों को दीजिए, उनके नाम और उसकी एक्टिंग क्या होगी वो बताना है। ठीक है? जैसे स्नेक, पेंगुइन, क्रोकोडाइल। ठीक है, आपने ऐसे 4-5 उनको बता दिए। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आप जिसके बारे में बोलेंगे बच्चे को वो नहीं करना है, उसके अलावा बाकी में से कोई भी कर सकता है। जिसने वो सेम किया वो आउट। ठीक है, जिसने वो सेम किया वो आउट। बाकी सारे में से कुछ भी, आपने 4 या 5 दिए, उसमें से बाकी 4 कर सकता है, जो आपने बोला है वो नहीं करना है, क्योंकि आप जब बोलेंगे बच्चे के दिमाग में वो सबसे पहले आएगा। अभी उसको यहाँ पे अपने ब्रेन को रुका के और दूसरे पे लेके जाना है ना? यहाँ बच्चों का ब्रेन बहुत काम करना सीखता है, ब्रेन को एक्सरसाइज मिलती है इन चीजों से। एक ये गेम हो सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट गेम जो है मेरा, उसको आप अपने लेसन के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। आपने जो भी चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर के साथ एसोसिएट कैसे करेंगे मैं बताती हूँ। 2 ट्रूथ एंड 1 lie, गेम का नाम है 2 ट्रूथ एंड 1 lie। बच्चों को पहले से तैयारी करके देना है, उनको बताना है कि हम इस चैप्टर में से ये गेम खेलेंगे। ठीक है, इसमें बच्चे हर एक को एक एक बार चांस देना है। सपोज आपका कोई हिस्ट्री का लेसन चल रहा है, दिल्ली सल्तनत चल रहा है या मुगल एरा चल रहा है। ठीक है, आपने बोल दिया इस लेसन को अच्छे से पढ़ के आना, हम इसमें से गेम खेलेंगे। अपने अपने क्वेश्चन आप रेडी करके आना। उसके बाद किसी एक बच्चे को खड़ा करिए, उस बच्चे को उस चैप्टर के बारे में 2 सेंटेंस सही बोलना है और 1 सेंटेंस गलत बोलना है। 3 सेंटेंस वो बच्चा बोलेगा उस चैप्टर के बारे में कि सो एंड सो ईयर में बाबर आया था, बाबर का बेटा अकबर था, अकबर ने ये बनाया। ठीक है, कोई 3 सेंटेंस बोल दिए। अब इसमें 2 सही होंगे, 1 गलत होगा। बाकी क्लास को ढूंढना है कि कौन सा गलत है। 2 ट्रूथ एंड 1 lie, तो विच वन इज lie, ये बाकी बच्चों को ढूंढ के बताना है। अभी आप इसको या तो 2 टीम बना के कर सकते हैं, एक टीम दूसरे को पूछे, है ना, या इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। और आपका जो भी चैप्टर का टॉपिक है,
आई बेट वो पूरी क्लास को लर्न हो जाएगा। आपको रिवीजन करने लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, पूरा चैप्टर हर बच्चे को लर्न होगा, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स, जैसे आप एग्जाम में हम पूछते हैं ट्रू एंड फॉल्स, राइट? तो ट्रू एंड फॉल्स सारे इस क्लास के अंदर डिस्कस हो जाएंगे। तो दिस इज गेम टू ट्रूथ एंड अ लाई। ठीक है, उसके बाद होता है नेम गेम। नेम गेम थोड़ा सा साइकोलॉजिकल गेम है, बच्चों की स्ट्रेंथ और बच्चों की थिंकिंग आपको पता चलती है। अभी इसमें आप अपने तरीके से अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इसको मोड़ सकते हैं। आप कितने क्रिएटिव होते हैं, आई हैव टू सी। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप छोटी क्लास है, फ्रूट सिखा रहे हैं, तो आप बच्चों को बोलिए जिसका जिस नाम से लेटर शुरू होता है उस लेटर से रिलेटेड कोई भी फ्रूट का नाम लेके अपना एक उपनाम बनाना है ना? जैसे सनी स्ट्रॉबेरी, है ना? सनी स्ट्रॉबेरी, ठीक है? या मैं बोलूं कि पिनाक्ष, अपनी एक क्वालिटी बतानी है, सपोज थोड़ी हायर क्लास है, आप उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिखा रहे हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यूज करिए पिनाक्षी इज पोलाइट, ऐसे पिनाक्षी इज पावरफुल। लेटर, फर्स्ट लेटर सेम लेना है, एक क्वालिटी ढूंढनी है, एक फ्रूट ढूंढना है, एक आपका जो टॉपिक है आप उससे रिलेटेड लीजिए। आप कितने क्रिएटिव हो सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी देखना है। तो लेट एवरीवन फाइंड आउट विद देयर ओन नेम सम क्वालिटी। उस लेसन के लिए जितने वर्ड्स होंगे क्लास में, हर एक लेटर से बच्चा मिलेगा, इतने सारे वर्ड्स बच्चे पिकअप कर लेंगे क्लास के अंदर, इतनी सारी क्वालिटीज, और इससे बच्चे अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है और बहुत यूजफुल है पढ़ाने के लिए। देन एक और गेम है शो एंड टेल। दिखाओ और उसके बारे में बताओ। इसमें करना यह है बच्चों को घर से, जैसे मैं केजी सेक्शन के साथ करती थी, शायद अमित जी और दिलीप जी को पता होगा, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हम ग्रीन डे मना रहे हैं, बच्चों को घर से अपनी पसंद एक ग्रीन वेजिटेबल लेके आनी है। स्कूल में बाकायदा बच्चा एक लौकी, एक मटर का वो, एक भिंडी, एक करेला, घर से अपना एक लेकर आना है, स्कूल में आना है, क्लास में सबके आगे आके दिखाना है और उसके बारे में बताना है। मेरी मम्मी भिंडी बहुत अच्छी बनाती है, या मेरी मम्मी ये चीज इस तरीके से बनाती है, मैं मटर को पाव भाजी में खाना पसंद करता हूँ, वॉट एवर, बच्चा जो भी उसकी अपनी, लेकिन हम पर्टिकुलर एक किसी थीम को, एक चीज को लेके बच्चों को बोल सकते हैं। 5 मिनट हमको उनको देना है कि हर एक बच्चा स्टेज पे आए, अपनी बात बताए और उसके बारे में बताए। ठीक है, तो शो एंड टेल बहुत सारी चीजों में डिपेंड्स अगेन ऑन यू, आपके टीचर के हाथ में, आपके टॉपिक के हिसाब से आप इसको कैसे यूज करते हैं, आप कितने क्रिएटिव हो सकते हैं। मेरे हिसाब से तो हर एक सब्जेक्ट में मेरे लिए पॉसिबल है। मैं बच्चों से टॉयज मंगवा सकती हूँ, बच्चे गाड़ियां लेके आते हैं, मेरे बच्चे मतलब टॉय कार लेके आए तो कार के बारे में इंफॉर्मेशन, कार की कंपनियों के नाम, सीनियर केजी का बच्चा कम से कम 10 कार की कंपनियों के नाम और उस कंपनी की कौन सी कार अच्छी है वो तक बता सकता है। तो मुझे लगता है मुझे उससे कम पता है कारों के बारे में, उसको मुझसे ज्यादा पता है। सो यू विल कम टू नो कि बच्चों की कितना सारा कैलिबर है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे आप येलो डे है, आप रेड डे, उनसे रेड चीजें मंगवाइए, येलो चीजें मंगवाइए, लेट देम डिस्क्राइब देमसेल्फ कि ये चीज क्या है। हम उसको लिमिट नहीं करना कि सिर्फ आपको खिलौना ही लाना है या सिर्फ आपको ये चीज, लेट देम बी फ्री कि आप क्या कर सकते हैं इस कलर से साथ, लेट देम ब्रिंग डिफरेंट थिंग्स, इट विल बी फन, बहुत मजा आएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है लिसन एंड ड्रॉ। आप आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड यदि पिक्चर्स बनवा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, आपका हिंदी है, आपका इंग्लिश है, यदि उसमें कुछ आता है तो आप ढूंढिए। करना यह है, एक बच्चे को बुलाना है, उसको कुछ एक वर्ड देना है, ठीक है, कोई एक टॉपिक देना है, वो बच्चा उसका वो शब्द नहीं बोलेगा। जैसे आप डम शराज खेलते हैं ना, ये थोड़ा सा वैसे ही होता है, पर यहाँ पे बच्चे को डम नहीं बनना है, बच्चे को बोलना है कि वो चीज कैसी दिखती है, बच्चे को उस चीज का नाम लिए बिना उसको डिस्क्राइब करना है, बच्चों को बताना है, उसको बोलना है कि सपोज मैं आपको एग्जाम्पल, 2 गोले बनाइए, उसके बीच में एक लकीर बनाइए, उसके ऊपर एक डब्बा बनाइए, उसके ऊपर एक आधा गोल बनाइए, उसमें बीच में खड़ी लाइन, तो वो एक कार बन रही है ना? बच्चे को कार नहीं बोलना है, बच्चे को बताना है कि ये चीज ऐसे बनेगी, बच्चे को अपनी इमेजिनेशन यूज करना है। आप लोग ये जो वर्ड है उसमें आप अपना टॉपिक डाल सकते हैं, आप अपना जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसका जो भी टॉपिक है वो उसमें डाल सकते हैं। बच्चों, बाकी सारे बच्चे ड्रॉ करेंगे, कौन एग्जैक्टली उस चीज को ड्रॉ कर पाता है और निकाल के लेके आता है।
शायद आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, पर प्रैक्टिकली जब आप करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। इट इज पॉसिबल, है ना। एक तो जो बच्चा बोल रहा है उसको कैसे डिस्क्राइब करना वो समझ में आएगा, जो बच्चे सुन रहे हैं जो सुना उसको कैसे बताना, कैसे ड्रॉ करना, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, बहुत सारी अलग अलग चीजें बच्चे सीखेंगे। ठीक है। देन एक मेमोरी गेम, आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मेमोरी गेम आप खेल ही सकते हैं बच्चों के साथ। मेमोरी गेम के अंदर आप क्या करिए, आप मैथ्स के टीचर हैं, आप यदि सपोज ऑड इवन नंबर सिखा रहे हैं तो आप 5 ऑड नंबर और 5 इवन नंबर बोलिए, स्पीड में बोल जाइए, फिर बच्चों को बोलिए अभी मैंने 5 ऑड और 5 इवन नंबर बोले, आप लिख डालिए इसको। तो बच्चे कौन से ऑड नंबर बोले थे, कौन से इवन, वो अपने आप ही आपका बच्चा सब सीख गया। ऑड एंड इवन आपका टेस्ट हो गया उनका, है ना। टेस्ट भी लेना है तो थोड़ा सा प्लेवे मेथड में लीजिए कि मेमोरी गेम खेल रहे हैं हम, मैं 5 ऑड नंबर और 5 इवन नंबर बोलूंगी, तब तक आपको पेंसिल नहीं उठाना है, मैंने रख दिया उसके बाद आपको लिखना है। अब जो आपका टॉपिक सिखा रहे हैं आप उसके हिसाब से अपना इस गेम को, मेमोरी गेम को चेंज कर सकते हैं। Isn't it interesting? Yes or no? Please answer. यस। ठीक है। देन एक है टेलीफोन, शायद आप लोगों ने खेला होगा। एक लाइन में बच्चों को खड़ा करिए, या बच्चे यदि लाइन में बैठे हैं तो एक कोने से शुरू करिए, एक बच्चे को आप एक सेंटेंस बोलिए, उसको बोलिए कि फुसफुसाना है दूसरे के कान में, किसी तीसरे को सुनाई नहीं देना चाहिए। वो शुरू क्या होता है सेंटेंस और खत्म होने तक उसकी हालत क्या होती है, ये गेम खेला होगा। अभी यहाँ पर क्या करिए, आप अपने कोई डेफिनेशन बोलिए, आप लेसन में से कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक को लेके उसके बारे में कुछ बोलिए, एंड देन सी यहाँ पे क्या होगा, बच्चा सोचने में मजबूर होगा कि ये जो बोला है ये सही है या गलत है, मैंने सुना वो सही, क्योंकि उसको वो कंसेप्ट पता है, वो चीज क्लास में पढ़ी है। आप उसको दूसरी बातों की जगह आपके टॉपिक के ऊपर जाइए। ठीक है, तो एक ये गेम भी बहुत अच्छा हो सकता है। नीरज जी लास्ट स्लाइड पे चलिए। मेरी लास्ट स्लाइड जो 9th इसका वे है वो है अभियानगत शिक्षा, एक्सपेडिशनरी लर्निंग। एक्सपेडिशनरी लर्निंग मतलब जहाँ पे बच्चे कुछ देखते हैं, सीखते हैं, करते हैं, जानते हैं। तो जनरली हम एक्सपेडिशनरी मतलब सिर्फ ट्रिप नहीं होता है, किसी ट्रिप पे जाना और जाकर सीख कर आना, हर बार ट्रिप पॉसिबल नहीं होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चों को फ्रूट सिखा रहे हैं, आप बच्चों को वेजिटेबल सिखा रहे हैं, अब बच्चों को बोलिए कि घर में मम्मी जब सब्जी खरीदने जाती है आप उनके साथ जाइए, मम्मी कितनी सब्जी कौन सी खरीद कर लाई उसका लिस्ट बनाइए, यू हैव द लिस्ट। और क्लास में आके बताइए कि मेरी मम्मी ने आलू इतने खरीदे, मेरी मम्मी ने भिंडी इतनी खरीदी, मेरी मम्मी ने टमाटर इतने खरीदे। तो बच्चा प्रैक्टिकली सीखेगा, उसको किलोग्राम भी समझ आ गया, मम्मी ने भाव पूछा था वो भी उसने सुना है, मम्मी ने उसको रुपए दिए और उन्होंने वापस दिए, उसने वो भी देखा है। तो आपको करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ उसको टास्क देना है। एक्सपेडिशन हर बार पॉसिबल नहीं है कि आप करवाएं, लेकिन बच्चों से कैसे यूज करना है इसका, बच्चे पेरेंट्स के साथ सब्जी खरीदने भी जाते हैं, ग्रोसरी खरीदने भी जाते हैं, कपड़े खरीदने भी जाते हैं। तो टैग क्या होता है, टैग के ऊपर डिस्काउंट क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है जिसको आप क्लास में, आपका टॉपिक क्या पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को प्रैक्टिकल लाइफ में कितना रिलेट कर सकते हैं जो बच्चे जानते हैं, उसका टास्क आपको सोचना है कि आप कैसे देंगे। इट डिपेंड्स ऑन यू। अभी एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ। मेरे एक टीचर थे, एक दिन ऐसे ही प्रॉक्सी पीरियड लेने चले गए, तो करें क्या, तो पूछा बच्चों से, तो उनकी क्लास में कुछ एनिमल्स वगैरह के बारे में लेसन चल रहा था। देन टीचर चलो एक काम करते हैं, हम ए से जेड तक के लेटर लिखेंगे, उसके सामने जितने एनिमल्स के नाम उससे शुरू हो रहे हैं उसको लिखना शुरू करेंगे। यू वॉन्ट बिलीव, हार्डली 2 या 3 लेटर उनके बच्चे जिनसे उनको बच्चों से आंसर नहीं मिले, बाकी सबसे बच्चों ने आंसर बताए कि इस लेटर से ये एनिमल, उस लेटर से ये एनिमल। तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, क्रिएटिव होते हैं और वो बहुत कुछ सीखते हैं एक दूसरे के साथ। बीइंग अ टीचर, हाउ आर यू क्रिएटिव, दैट यू हैव टू ब्रिंग आउट। आपको अपनी क्रिएटिविटी बाहर लानी है। ठीक है, अभी एक और केस स्टडी हो सकता है। आप सपोज 3rd और 4th स्टैंडर्ड को लीटर, मिलीलीटर, किलोग्राम, ग्राम सिखा रहे हैं, रुपए पैसे सिखा रहे हैं। आप उनको एक टास्क दीजिए कि घर से जाइए, मम्मी से पूछिए और अपने बाजू वाले आंटी से भी पूछना
कि आपके घर में यदि 10 मेहमान आने वाले हैं और आपको खीर बनानी है, तो आपको कितना दूध चाहिएगा, कितने रुपए का आएगा, ठीक है। उनको एक टास्क दे दीजिए इस तरीके से, लेट द चाइल्ड हिमसेल्फ फाइंड आउट कि वो जाएगा, कितने 10 लोग आ रहे हैं, कितने लीटर दूध चाहिए, 4 लीटर चाहिए, 5 लीटर, दूध का भाव क्या है, कितने रुपए का दूध होगा, टोटल बिल कितना होगा, इसमें शक्कर कितनी लगे। लेट हिम राइट डाउन, किलोग्राम, ग्राम, मिलीलीटर, लीटर, रुपया, पैसा, तीनों चीज एक साथ आ सकती है ना। ये थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड का चैप्टर है, ये तीनों चैप्टर आते हैं, मास, कैपेसिटी एंड ये। आप उन सबको मिला के एक प्रोजेक्ट दे सकते हैं। सो शो योर क्रिएटिविटी, ठीक है, बीइंग अ टीचर आप कितना। और एक अभी मैंने जो लास्ट में एक रील देखी 2 दिन पहले, स्कूल के अंदर उन्होंने मार्केट बनाया, मतलब एक जगह 2 बच्चे खड़े हैं, वहां पे उन्होंने खेत बनाया, उसके अंदर वो लोग सीड डाल रहे हैं, उसके आगे 2 बच्चे खड़े, उन्होंने ऑलरेडी सीड डाले थे, वो थोड़े से उग गए थे, तो वो बता रहे हैं कि हम इसको वाटरिंग कर रहे हैं, हम खेतों को संभाल रहे हैं। उसके अगले बच्चे दाने, वो छोटा सा ऐसा बैग बनाया, उसके अंदर दाने भर के कि ये हमारा गोडाउन है, खेतों से सामान यहाँ, दाने यहाँ आ गए। उसके आगे होलसेल मार्केट बनाया, उसके आगे रिटेल मार्केट बनाया, मॉल बनाया। सो प्रैक्टिकली स्कूल के अंदर बच्चों ने इसको किया, पूरा मार्केट। और उसके बाद बाकी जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, दे आर बीइंग द परचेसर, वो आए देखने के लिए, उन्होंने सारा देखा, खेत से घूमे, आगे गए, वहां पे भाव पूछा और खरीदा। तो आप प्रैक्टिकली वो चीज, एक्सपेडिशन हम हर जगह खेत में या बाहर बच्चों को ले जाना पॉसिबल नहीं, लेकिन स्कूल में वो चीजें करना पॉसिबल है, एंड दैट इज पॉसिबल बाय द टीचर्स ओनली। एम आई राइट? टीचर्स, यू डोंट नो आपके पास कितना कुछ है, आप कितना कुछ कर सकते हैं। यू आर द रिजर्वॉयर, आपके पास बहुत सारा पावर है। मैं बीइंग अ प्रिंसिपल, मैं जानती हूँ मेरे हाथ में इतना पावर नहीं है जितना टीचर्स के हाथ में, क्योंकि वो स्टूडेंट से कनेक्ट करते हैं, वो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। सो यू पीपल आर पावरफुल, तो यू आर सपोज टू शो योर पावर, यू आर सपोज टू शो योर क्रिएटिविटी। फाइन। यदि आपका टाइम परमिट करता है, आप बता सकते हैं कुछ, तो प्लीज बताइए, अदरवाइज मैं दिलीप जी और अमित जी से चाहूंगी कि वो कुछ बोले, और बाकी सारे टीचर्स कंपल्सरीली आपको ग्रुप के अंदर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी है आज। दिलीप जी, अमित जी, प्लीज। जी दिलीप जी। जी मैम, आज की ट्रेनिंग से काफी यूजफुल रहा, क्लास को कैसे मैनेज हम कर सकते हैं। और मैं क्लास में डेली अपने ग्रुप में अपडेट रखूंगा कि टीचर्स जो आप सीखा हुआ है अपनी क्लासेस में, इसको रेगुलर यूज करें और उसका उपयोग करें। थैंक यू दिलीप जी। अमित जी। मैम, इस ट्रेनिंग से, इस वेबिनार से टीचर्स को बहुत कुछ सीखने मिला होगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी खुद भी बहुत कुछ नया सीख रहा हूँ, जो मैंने पहले नहीं सुना या नहीं प्रयोग कराया, वो सब चीज़ें मैं स्वयं ही सीख रहा हूँ, तो टीचर्स को तो मिला ही होगा। और वो इस वो भी इसका प्रयोग करना चाहेंगे ही, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि क्लास उनकी कंट्रोल में रहे, बच्चे उनकी बात माने और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ये वो स्वयं भी चाहते हैं। तो वो स्वयं प्रयोग भी करेंगे, ये भी मैं मान के चलता हूँ कि वो स्वयं भी प्रयोग भी करेंगे। और हमारा काम मॉनिटरिंग का है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम मॉनिटर कर पाएं कि इस कक्षा से, इस वेबिनार से उन्होंने जो सीखा है वो उसका प्रयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद यदि कुछ गैप हमको लगता है, तो जरूर हम आपसे डिस्कस करेंगे कि उस गैप को कैसे दूर किया जा सकता है। थैंक यू। जी बिल्कुल, थैंक यू अमित जी। जी नीरज जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज का जो सेशन रहा कक्षा प्रबंधन 1, इसमें कक्षा को में बेहतर तरीके से कैसे शैक्षणिक कार्य को कराना है, बच्चों से कैसे हमें कम्युनिकेट करना है, सरल और सहज भाषा का हमें कहाँ प्रयोग करना है, किस प्रकार हमें नई एक्टिविटी से उन्हें जोड़ना है, ये सब आज हमने
और समस्त शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों ने सुना एवं समझा है, क्योंकि और हम ये अपेक्षा रखेंगे कि सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थी आज जो सत्र में सीखा है उसका यूट्यूब के माध्यम से रिव्यू करें, और रिव्यू के अलावा उसका अपने शैक्षणिक कार्य के दौरान प्रयोग भी करें। ऐसी ही हम अपेक्षा एवं पूरा विश्वास रखते हैं कि समय हो चला है। हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र को विराम देंगे। आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, प्रार्थना धारण करेंगे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहंकार का भावी न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देखे दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रही भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। इसी भावना के साथ आप हमारे ग्रुप ए में अपनी दैनिक गतिविधियों के साथ अपनी प्रतिक्रिया शेयर करते रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, नमस्ते, आपका दिन शुभ हो। जय जिनेंद्र सभी को।